हमारे दर्शक ज़्यादातर वो लोग हैं जो भारत में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और इसीलिए हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखना है क्योंकि आपने इसे बहुत अलग अलग कार्य क्षेत्रों में कई बार किया है। हाँ। तो आज हम उनसे बात करेंगे और मैं अपने सभी सवाल उस दिशा में केंद्रित करूंगा ताकि वो इस बातचीत का फ़ायदा उठा सकें और शायद शुरुआत करें, जोखिम उठाएं और कुछ निर्माण करें। क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओके। क्या हम ज्यादा देर बात करेंगे? उम्मीद है कि हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। मेघना, क्या मुझे एक कॉफी मिल सकती है? क्या हमें एक और कॉफी मिल सकती है? कौन सी कॉफी लेंगे? कैपुचिनो ठीक है। हाँ। क्या आपको कॉफी पसंद है इलॉन? हाँ, मैं आमतौर पर सुबह एक बार ही कॉफी पीता हूँ। अच्छा, यानी दिन में एक बार? हाँ, ज्यादातर। ओके। कॉफी का इंतजार करना है? नहीं, हम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जितना मैंने सोचा था आप कहीं ज्यादा बड़े, भारी भरकम और बलवान हैं। बस करो, अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। नहीं, वास्तव में ये सच है। हाँ, इंटरनेट पर तो मैं छोटा ही हूँ। हाँ। नहीं, असल में इंटरनेट का कितना प्रतिशत हाँ, ट्विटर पर खर्च होता है, यानी एक्स पर, इसकी कोई संख्या है? हाँ, हमारे पास लगभग 600 मिलियन मासिक के यूजर्स हैं। लेकिन दुनिया में अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो ये बढ़ सकता है। ये 800 मिलियन या 1 बिलियन तक भी हो सकता है। अगर दुनिया में कोई बड़ी घटना घटती है तो हर हफ्ते करीब 250 से 300 मिलियन तक होता होगा शायद। ये एक बहुत ही अच्छी संख्या है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ शब्द पढ़ते हैं। तो क्या आपको लगता है ये बदलेगा? हाँ, मतलब बहुत सारे वीडियो जरूर है हम एक्स सिस्टम पर, लेकिन इस समय वीडियो की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक्स नेटवर्क उन लोगों में सबसे मजबूत है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत पढ़ते हैं। तो यही सबसे ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि हमारे पास शब्द है। इसलिए पाठकों, लेखकों और विचारकों में एक्स दुनिया में श्रेष्ठ है। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, ये फॉर्म फैक्टर, अगर भविष्य में आपको अंदाजा लगाना हो, हाँ, तो कितना टेक्स्ट है और कितना वीडियो? मैंने आपको कहते हुए सुना है कि एआई के साथ संचार का अगला तरीका बातचीत और सुनने की शक्ति हो सकती है। अच्छा, एक्स के असली रूप का क्या होगा? ये कैसे विकसित होगा? हाँ, तो भविष्य में बातचीत ज्यादातर वीडियो के जरिए होगी। ज्यादातर बातचीत एआई के साथ रियल टाइम वीडियो से होगी। तो रियल टाइम वीडियो की समझ, रियल टाइम वीडियो उत्पादन, इसका बहुत अधिक भार होगा। और ज्यादातर इंटरनेट पर यही हाल है। इंटरनेट पर ज्यादा वीडियो ही है। टेक्स्ट का प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन आमतौर पर टेक्स्ट का महत्व ज्यादा होता है। जानकारी को संक्षिप्त तरीके से पेश किया जाता है। हाँ, तो लेकिन अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा बिट्स कहाँ उत्पन्न हुए और कंप्यूट में खर्च हुए, तो वो बेशक वीडियो ही होगा। तो मैं एक्स का शेयर होल्डर हुआ करता था, बहुत छोटा सा, और मुझे पैसे तब मिले जब आपने ट्विटर को खरीद कर उसे एक्स बनाया। क्या ये अच्छा फैसला था? इससे आपको खुशी हुई? हाँ, ये जरूरी था। मुझे लगा कि ट्विटर एक
ऐसी दिशा में जा रहा था जिसका दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। और हाँ, ये आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि कुछ लोगों को ये जैसा था वैसा ही पसंद था और अब उन्हें नहीं पसंद। लेकिन प्रमुख बात ये थी कि दुनिया के विचारधारा में ज़्यादातर लोगों के दर्जे के हिसाब से ट्विटर काफ़ी हद तक लेफ्ट को बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। तो उन्होंने बहुत से राइट की विचारधारा वालों को सस्पेंड किया। उनके नज़रिए से सेंटर में बैठा व्यक्ति बहुत राइट की विचारधारा वाला होगा। अगर आप बहुत लेफ्ट हैं तो सेंटर वाला राइट ही होगा, क्योंकि ये असल में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर है। वो यूनाइटेड स्टेट्स और सैन फ्रांसिस्को में उतनी ही लेफ्ट विंग है। तो मैंने जो करने की कोशिश की वो ये कि मैंने इसे संतुलित और केंद्रित बनाना चाहा। तो किसी भी लेफ्ट विंग वालों की आवाज़ को दबाया या बैन नहीं किया गया है, ना ही किसी की आवाज़ को रोका गया है। पर बेशक कुछ लोगों ने कहीं और जाने का फैसला कर लिया है। पर इस समय जो हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है हमारे एक्स सिस्टम का, वो किसी भी देश के कानूनों का पालन करना है। लेकिन देश के कानून से आगे बढ़कर हम कोई भी काम नहीं करेंगे। जब मैं सोशल मीडिया के बारे में सोचता हूँ धन्यवाद। इलॉन, जब मैं सोशल मीडिया के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि डेटा से भी पता चलता है कि आजकल के नेता सबसे कम उम्र के दर्शकों के बीच अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म भी, जो बिल्कुल ट्विटर जैसा नहीं है, पर मेरा मतलब सभी प्लेटफॉर्म से है। अगर कोई सोशल मीडिया को दोबारा एक नए सिरे से बनाना चाहे तो फिर आपको क्या लगता है कि भविष्य के लिए क्या काम करेगा? तो अगर मैं सच कहूं तो मैं सोशल मीडिया के बारे में इतना नहीं सोचता। मेरा मतलब है कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जहां एक्स के मामले में एक विश्व स्तर का मैदान हो, जहां लोग जो कहना चाहे कह सकें, चाहे शब्द हो, तस्वीरें हो, वीडियो हो, जहां एक सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम हो। हमने हाल ही में ऑडियो और वीडियो कॉल करने की सुविधा भी जोड़ी है। तो हम असल में दुनिया को एक सामूहिक चेतना में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये कहने से अलग है कि सबसे ज़्यादा डोपामीन पैदा करने वाली वीडियो स्ट्रीम कौन सी है। जो सच कहूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिमागी गड़बड़ी हो सकती है। अगर आप सिर्फ ऐसे वीडियो देख रहे हैं जो एक के बाद एक डोपामीन पैदा करते हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे वीडियो नहीं है। ये समय बिताने का अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन असल में बहुत से लोग यही देखना चाहेंगे। तो पूरे इंटरनेट का उपयोग न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन को काफी बढ़ावा देगा। मेरा मतलब है दर्शकों को इसमें काफी मजा आएगा। हाँ। और सच कहूं तो ये एक ड्रग जैसा है। हाँ। तो लेकिन मैं इसके पीछे नहीं हूं। मेरा लक्ष्य ऐसा करना नहीं है। हाँ। मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, पर मैं ऐसा मैं सच में चाहता हूं कि एक ऐसा वैश्विक मंच हो जहां पर ये इंसानियत की सामूहिक चेतना को करीब ला सकें। और उदाहरण के लिए हमने जो चीजें शुरू की उनमें से एक है स्वचालित अनुवाद। तो ये बहुत अच्छा होगा कि लोग जो विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं उसे एक साथ लाकर पाने वाले के लिए स्वचालित अनुवाद किया जाए। तो आपके पास सामूहिक चेतना होगी, सिर्फ किसी खास भाषा समूह के लोगों की ही नहीं, लेकिन आपके पास हर भाषा समूह के लोगों के विचार हैं। सामूहिक चेतना के लिए एक मंच होना ये जरूरी क्यों है इलॉन? मुझे लगता है ये जरूरी क्यों है।
मुझे लगता है आप ये भी कह सकते हैं क्यों अगर आप इंसानों के बारे में सोचें तो इंसान में लगभग 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और अम, आपके मस्तिष्क में खरबों सिनेप्सिस हैं। म- म- मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है ताकि हम अपनी समझ बढ़ा सकें विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है कि मेरे मन में भी यही सवाल था कि जीवन का क्या क्या मतलब है। जैसे कोई भी चीज जरूरी क्यों है। अम, अम, हम यहाँ क्यों हैं। ब्रह्मांड का स्रोत क्या है। अंत क्या है। अम, ऐसे कौन से सवाल है जिन्हें हम पूछना नहीं जानते। अम, और वो सवाल जिन्हें हमें पूछना नहीं आता शायद वही सबसे जरूरी होते हैं। अम, तो मैं ये समझने की कोशिश में हूं कि आखिर हो क्या रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है। अम, क्या क्या यही यही हकीकत है। तो अम, अम, जब आपने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तब आपको क्या जवाब मिला? हाँ, हाँ, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कुछ कुछ हद तक डगलस एडम्स की हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी विचारधारा जैसा है जो 42। हाँ। तो ये एक फिलॉसफी की किताब है जिसे हास्य की शैली में लिखा गया। हाँ, और यहीं पर जीवन के अर्थ का उत्तर जानने के लिए और समझने के लिए पृथ्वी एक कंप्यूटर बन जाती है और इसका जवाब आता है 42। लेकिन फिर अब 42 का क्या मतलब है। और पता चलता है कि असल में सवाल ही मुश्किल है, जवाब ढूंढना नहीं। और इसके लिए पृथ्वी से भी बड़े कंप्यूटर की जरूरत है। असल में डगलस एडम्स यही कह रहे थे कि हम नहीं जानते कि सवालों को ठीक से कैसे गढ़ें। इसलिए चेतना के दायरे और पैमाने को बढ़ाकर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के जवाब के बारे में हमें क्या सवाल पूछने चाहिए। क्या आप समाज की सामूहिक चेतना में विश्वास करते हैं? मैं हाल ही में एक फिल्म देख रहा था, वो ग्लैडिएटर, रसल क्रो की। क्या आपने देखी है? हाँ, हाँ। ग्लैडिएटर में रोम में जब लोग लड़ रहे थे तो हाँ। भीड़ वाहवाही कर रही थी जब लोग एक दूसरे को मार रहे थे। भीड़ ने उपद्रवियों का रूप ले लिया था। देखा जाए तो उनकी कोई निजी राय नहीं थी। तो देखो, ये एक खास तरह की भीड़ है। वो वहां लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखने जा रहे हैं। क्या आपको शक है कि आज हम जिस समाज में रहते हैं वो बहुत अलग है? हम आमतौर पर नहीं करते। हम आपस में लोगों को मारते हुए नहीं देखना चाहते। शायद किसी नहीं, मेरा मतलब है किसी और तरीके से। शायद क्रीड़ा। हम्म। तो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं जहां टीम्स एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौत के बिना। सही कहा। तो अगर हम इंसान के बारे में सोचें तो हमारी शुरुआत एक कोशिका से हुई थी, लेकिन अब हम 30 ट्रिलियन कोशिकाओं से बने हैं। और लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो एक शरीर है। जैसे आमतौर पर आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ से नहीं लड़ रहा होता है। तो ये एक तरह से सहयोग करता है। आपका मस्तिष्क, मेरा मतलब है बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक समूह है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपके दिमाग में 1 ट्रिलियन आवाजें हैं। उम्मीद है ऐसा ना हो। तो साफ है कि जब आपके पास एक कोशिका के बजाय खरबों कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं तो वो एक समूह में काम करती हैं, ना कि अकेले या
जैसे एक छोटा मल्टी सेल्यूलर जीव, तो ये जाहिर है कि कुछ तो अलग हो रहा है। जैसे आप बैक्टीरिया से बात नहीं कर सकते, हाँ। वो बहुत शांत होते हैं, वो बस हिलते डुलते रहते हैं। और उनके नज़रिए से पता नहीं, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अमीबा के नज़रिए से ज़िंदगी क्या होती होगी। लेकिन आप अमीबा से बात नहीं कर सकते हैं, वो जवाब नहीं देते। पर इंसान बात कर सकते हैं। तो इंसानों में कुछ तो स्पष्ट रूप से मूल रूप से अलग है। एक बार जब आपके पास बड़ी संख्या में कोशिकाएं हो जाती हैं और पर्याप्त रूप से बड़ा मस्तिष्क है, अब आप इंसानों से बात करते हैं। वो बातें कह सकते हैं, वो चीज़ें बना सकते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया स्पेसशिप नहीं बना सकते हैं, लेकिन इंसान बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इंसानों का एक जमाव होता है तो प्रतिष्ठित रूप से कुछ अलग होता है। तो ये कहना सही होगा कि एक इंसान स्पेसशिप नहीं बना सकता। मैं खुद एक स्पेसशिप नहीं बना सकता, लेकिन इंसानों का एक समूह स्पेसशिप बना सकता है। तो जाहिर है इंसानों के समूह में कुछ तो मूल रूप से अलग है। असल में मेरे लिए सारी चीजें निपुणता से सीखना नामुमकिन होगा। एक जिंदगी में इतना समय नहीं होगा कि मरने से पहले मैं सारी चीजें सीख पाऊं। तो रॉकेट बनाने के लिए आपके पास इंसानों की एक टीम होनी चाहिए। फिर शायद कुछ और स्केलिंग, प्रतिष्ठित स्केलिंग मुमकिन होती है जब आपके पास इंसानों का समूह होता है। और अगर पारस्परिक प्रभाव के गुण या जानकारी के बहाव के गुण जितने बेहतर होंगे, इंसानी समूह उतना ही ज्यादा हासिल करेगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं ब्रह्मांड के गुणों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। और मुझे लगता है कि ये कहना उचित है कि अगर हम चेतना का दायरा और पैमाना बढ़ा दें तो ब्रह्मांड के गुणों को समझने की संभावना ज्यादा होगी, ना कि इसे कम करने से। क्या ये कुछ हद तक आध्यात्म जैसा है? बहुत से लोग मुझसे आध्यात्म की बातें करते हैं। हाँ, मुझे आज भी नहीं पता उसका मतलब क्या है। मैं उनसे पूछता रहता हूँ, आपका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? हाँ, तो बहुत से लोगों में आध्यात्मिक भावनाएं होती हैं। हाँ। मैं इनकार नहीं करूंगा कि आध्यात्मिक भावनाएं उनके लिए असली हैं। लेकिन ये पूरी तरह से समझा नहीं जाता। सिर्फ इसलिए कि किसी और को आध्यात्मिक भावनाएं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी हो। तो मेरा खिंचाव ज्यादा है फिजिक्स की ओर। यानी अगर किसी चीज का भविष्य सूचक महत्व है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, बजाय इसके कि उसमें भविष्य सूचक महत्व ना हो। हाँ। तो फिजिक्स उस चीज का अध्ययन है जिसका भविष्य सूचक महत्व होता है। ये एक बहुत अच्छी परिभाषा है। इलॉन, मुख्य रूप से मैं एक स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक इन्वेस्टर हूँ। अच्छा, इसमें भविष्य सूचक महत्व नहीं होता। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। लेकिन आप आमतौर पर कह सकते हैं कि अगर अगर ये किसी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म है तो आप कह सकते हैं कि क्या आपको उस कंपनी का माल या सेवाएं पसंद हैं, और क्या आपको प्रोडक्ट रोड मैप पसंद आया? क्या ऐसा लगता है कि वो बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं और भविष्य में वो अच्छे उत्पाद बना सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये शायद निवेश करने के लिए एक अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि आप भी टीम पर विश्वास करना चाहते हैं। तो अगर आप कहें कि ये एक योग्य और मेहनती टीम है, वो अच्छे पदार्थ बनाते हैं, भविष्य में कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, तो मैं कहूंगा कि वो निवेश करने के लिए एक अच्छी कंपनी है। सही बात है। हाँ, तो अब इससे रोज के उतार चढ़ाव का हल नहीं होगा, जो वाकई होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन समय के साथ स्टॉक्स में निवेश करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि एक कंपनी बस लोगों का एक समूह है जो पदार्थ बनाने और सेवाओं के लिए इकट्ठा होते हैं। तो आपको पूछना होगा कि वो पदार्थ और सेवाएं कितने अच्छे हैं, क्या भविष्य में उनमें सुधार जारी रहने की संभावना है। अगर है तो आपको कंपनी के स्टॉक खरीदने चाहिए और फिर हर दिन के उतार चढ़ाव के बारे में चिंता ना करें। सही। आप जो कुछ भी बना रहे हैं एलॉन, उनमें सबसे ज्यादा आपको क्या उत्साहित करता है? आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं बस पहले ही बता दूं और संदर्भ दूं कि
इसे कौन देख रहा है? हमारे दर्शक ज़्यादातर वो लोग हैं जो भारत में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ठीक है। सच में महत्वाकांक्षी, बहुत उत्सुक और खतरा मोल लेकर कुछ बनाना चाहते हैं। और इसीलिए हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आपने इसे बहुत अलग अलग कार्य क्षेत्रों में कई बार किया है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और मैं अपने सभी सवाल उस दिशा में केंद्रित करूंगा ताकि वो इस बातचीत का फायदा उठा सकें और शायद शुरुआत करें, जोखिम उठाएं और कुछ निर्माण करें। हाँ जरूर, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी काम है उपयोगी पदार्थ बनाना और सेवाएं देना। हाँ। आप आज जो भी वस्तुएं और सेवाएं बना रहे हैं, उनमें से आज आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया? मुझे लगता है कि असल में स्पेस एक्स, टेस्ला और XAI के बीच झुकाव हो रहा है। अगर भविष्य में सोलर पावर से चलने वाले AI सैटेलाइट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि सूरज की ऊर्जा का एक बड़ा सा हिस्सा हम इस्तेमाल कर सकें, तो आपको डीप स्पेस में सोलर पावर वाले AI सैटेलाइट की ओर बढ़ना होगा, जो कुछ हद तक टेस्ला और स्पेस एक्स एक्सपर्टीज का संगम है, और AI की ओर से XAI। तो लगता है कि समय के साथ वहाँ कुछ हद तक झुकाव हो रहा है। लेकिन सभी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे टीम्स पर गर्व है। वो टेस्ला के साथ ऑटोनोमस ड्राइविंग पर बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। क्या आपने सेल्फ ड्राइविंग आजमाई है? आजमाई है? मैंने इसे वेमो में आजमाया है, टेस्ला में नहीं। ओह अच्छा। हाँ। वो हमारे पास ऑस्टिन में है यहाँ हाँ, पर। मैं तो आजमाना चाहूंगा। आप बस टेस्ला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ? और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसे जरूर आजमाना। मतलब ये काफी आसान है। हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरी पैक और सोलर के साथ बहुत तरक्की की है, और सेल्फ ड्राइविंग के साथ भी बहुत अच्छी तरक्की की है। तो मूल रूप से रियल वर्ल्ड AI, मैं कहूँगा कि टेस्ला रियल वर्ल्ड AI में दुनिया का लीडर है। तो और हम अब बनाने जा रहे हैं रोबोट ऑप्टिमस, जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर अगली गर्मियों में शुरू होगा। और ये बहुत शानदार होगा। ये ऐसा होगा कि हर कोई खुद की मदद के लिए रोबोट का इस्तेमाल करेगा। सब चाहेंगे कि उनका अपना एक C3PO RTD हो, और ये बहुत शानदार होगा। जिंदगी आसान हो जाएगी। और फिर स्पेस एक्स स्टारलिंक प्रोग्राम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो पूरी दुनिया में कम कीमत पर भरोसेमंद इंटरनेट दे रहा है। उम्मीद है भारत में भी। हम भारत में काम करना पसंद करेंगे। हम अब स्टारलिंक के साथ 150 विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं। क्या आप मुझे स्टारलिंक और उसके टेक के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे पता नहीं आप सैन फ्रांसिस्को की मीटा कंपनी को जानते हैं या नहीं। वो नेटवर्क इंजीनियर्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे घनी आबादी वाले इलाकों में स्टारलिंक अलग तरह से काम करता है और कम आबादी वाली जगहों पर अलग। ये कैसे काम करता है? हाँ, तो स्टारलिंक के लो अर्थ ऑर्बिट में कई हजार सैटेलाइट हैं, और वो आवाज की गति से लगभग 25 गुना ज्यादा तेज घूम रहे हैं। वो असल में पृथ्वी के चारों ओर तेजी से घूम रहे हैं, और वो लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। क्योंकि वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, इसलिए विलंबता काफी कम है। क्योंकि 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में ये दूरी देखा जाए तो ज्यादा नहीं है। तो आपके पास हजारों सैटेलाइट्स हैं जो पूरी दुनिया में लो लेटेंसी, हाई स्पीड इंटरनेट दे रहे हैं, और उनका आपस में परस्पर संबंध भी है। तो कई सैटेलाइट के बीच लेजर की कड़ियां होती है, तो ये एक तरह से लेजर का जाल बनाता है। तो मान लीजिए कि अगर केबल्स खराब हो गई या वो कट गई, जैसे फाइबर केबल्स, तो सैटेलाइट एक दूसरे से संपर्क बना सकते हैं और कनेक्टिविटी देते हैं अगर कोई दुर्घटना हो या अगर केबल्स कट भी जाए तो। जैसे जब कुछ महीने पहले रेड सी के
केबल कट गए थे तब भी स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क बिना किसी रुकावट के काम करता रहा। तो इसलिए खास तौर पर आपदा वाले इलाकों में ये मददगार है। तो अगर किसी इलाके में कोई प्राकृतिक आपदा आई है जैसे बाढ़, आग या भूकंप, इससे ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट फिर भी काम करता है। तो आमतौर पर जब भी कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम हमेशा लोगों को मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट का कनेक्टिविटी देते हैं। हम शुल्क नहीं लेते, हम किसी दुखद स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा के दौरान मुफ्त है, हम शुल्क नहीं लेते। हम ऐसी स्थिति में लोगों से पैसे नहीं लेना चाहते हैं, वो गलत है। तो बस इसलिए तो ये एक बहुत मजबूत व्यवस्था है। ये ज़मीनी व्यवस्था के लिए प्रशंसनीय है, क्योंकि सैटेलाइट बीम कम आबादी वाले इलाकों में सबसे अच्छा काम करते हैं। क्योंकि आपके पास सैटेलाइट बीम है, ये काफ़ी बड़ी है और हर बीम पर यूजर्स की एक तय संख्या होती है। तो इसलिए ये ज़मीन पर बने सेल्यूलर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय होता है। ये शहरों में बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेल टावर हैं जो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये सेल टावर ग्रामीण इलाकों में कम असरदार होते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सबसे ख़राब होता है क्योंकि ये सब बिछाना बहुत महंगा और मुश्किल है, जैसे सभी फाइबर ऑप्टिक केबल लगाना या हाई बैंडविड्थ सेल्यूलर टावर लगाना। तो स्टारलिंक मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए बहुत प्रशंसनीय है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। असल में ये सबसे कम वर्ग के लोगों की सेवा करता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। क्या ये कल बदलेगा? जैसे कि आपने बताया आज की बीम काफ़ी चौड़ी है और शायद ये घनी आबादी वाले इलाके में काम नहीं कर सकता जहां ऊंची इमारतें हैं, लेकिन क्या ये बदलकर कल घनी आबादी वाले शहर में असरदार हो सकता है जहां ये लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ प्रतियोगी हैं? दुर्भाग्य से फिजिक्स इसकी इजाज़त नहीं देती। तो हम बहुत दूर हैं। तो 550 किलोमीटर पर अगर हम इसे कम करने की कोशिश करें तो लगभग 350 किलोमीटर जितना नीचे जा सकते हैं, जो अभी भी बहुत दूर है। आप इसे एक टॉर्च की तरह सोच सकते हैं। यानी ये टॉर्च की रोशनी एक कोन की भांति है और वो कोन आज 550 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है, भविष्य में 350 किलोमीटर की दूरी से आएगा, लेकिन हम कभी भी 1 किलोमीटर की दूरी तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो सेल टावर, फिजिक्स यहाँ हमारा साथ नहीं देगा। बिल्कुल। तो ये प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है कि घनी आबादी वाले शहरों में स्टारलिंक सेवाएं दे सके। शायद 1% आबादी के इलाके में थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं, और कभी कभी लोगों को भीड़ भाड़ वाले शहरों में भी हो सकता है कि उनकी सड़क पर कोई फाइबर लिंक ना हो, जैसे कभी कभी किसी बंद गली में होता है, या शहरों में कभी कभी कुछ खास वजहों से कुछ इलाकों में लोगों की पहुंच कम होती है। और जैसा कि मैंने कहा, स्टारलिंक शायद घनी आबादी वाले शहर के 1 या 2% हिस्से को सेवा दे सकता है, लेकिन ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा असरदार हो सकता है जहां इंटरनेट कनेक्शन बहुत ख़राब है और अक्सर लोगों के पास या तो कभी कभी इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, या कभी बहुत महंगा है, या ये उच्च कोटि का नहीं है। तो अगर मैं आपसे अंदाज़ा लगाने को कहूँ इलॉन, क्या आपको लगता है कि भारत भी चीन की तरह शहरीकरण की तरफ बढ़ेगा, जहां ज़्यादा लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं से शहरी केंद्रों की ओर आएंगे, या हम इस विचारधारा को हराएंगे? मुझे लगता है ये कुछ हद तक ऐसा हुआ है ना। मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या भारत में इसका प्रचलन है या ये नहीं है? क्या मतलब? ये काफ़ी हद तक प्रचलित अच्छा। है। मुझे लगता है कि कोविड के दौरान थोड़ा बदलाव आया, जब शहरीकरण बहुत धीमा हो गया और वो संगठित नहीं था, ये बहुत बनावटी तरीके से दिखाया गया। हाँ। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि एआई से अगर उत्पादन की बढ़ोतरी हो, और मैंने आपको यूबीआई के बजाय यूएचआई के बारे में बोलते सुना है। हाँ, मुझे लगता है हम यूनिवर्सल हाई इनकम वाले होंगे। मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी दुनिया में क्या ज़्यादातर लोग ऐसी शहरों में रहना चाहेंगे जो
हमेशा इसी तरह ज़्यादा प्रदूषित रहेंगे और वो वैसी जीवन शैली नहीं दे पाएंगे जो गांव के माहौल में मिल सकती है। मुझे लगता है कि इस पर निर्भर है कि कुछ लोग बहुत सारे लोगों के आसपास रहना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं। ये निजी मामला है। पर मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि आपको नौकरी के लिए शहर में रहना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा अंदाजा है कि भविष्य में काम करना वैकल्पिक होगा। बिल्कुल। खैर भारत में नहीं, लेकिन पश्चिम के कुछ हिस्सों में हम 6 दिन से 5 दिन, 4 दिन और फिर 3 दिन के वर्क वीक की ओर बढ़ रहे हैं। मैं नहीं। मुझे लगता है यूरोपियंस। हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि अगर अगर आप किसी स्टार्टअप को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आप किसी कंपनी से मुश्किल काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम 5 दिन से 4 या फिर 3 दिन पर आ जाएं, आपको क्या लगता है समाज कैसे बदलेगा? जब लोगों को आधे हफ्ते ही काम करना होगा तो वो बाकी के समय क्या करेंगे? असल में ऐसा होगा कि लोगों को बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है भविष्य में वो दिन दूर ना हो, शायद सिर्फ 10 मैं तो कहूँगा 20 साल से भी कम। और मेरा अंदाजा है कि 20 साल से भी कम समय में काम करना इच्छा अनुसार हो जाएगा, एक शौक की तरह, ऐसा ही कुछ। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उत्पादन इतना बढ़ जाएगा, मतलब लोगों को काम ही नहीं करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है लोग इसे 20 साल बाद फिर से देखेंगे और कहेंगे कि देखो एलॉन ने क्या बेवकूफ़ी भरी बात कही, और ये सच नहीं है। लेकिन ये सच होगा कि 20 साल से भी कम समय में, या शायद उससे भी कम समय में, शायद 10 या 15 साल में भी एआई और रोबोटिक्स में प्रगति ये हमें उस जगह पर ले जाएगा जहां काम करना इच्छा अनुसार होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बगीचे में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं या आप दुकान से सब्जियां खरीद सकते हैं, ऐसे कुछ। वैसे सब्जी उगाना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग अपनी सब्जियां खुद उगाना पसंद करते हैं, जो ठीक है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये इच्छा अनुसार ही होगा। अगर कोई कहे इंसान प्राकृतिक रूप से प्रतिस्पर्धी है और हर चीज शिकारियों के समय से संबंधित है, कोई अल्फा हंटर बनना चाहता था या बड़ा किसान, अगर सबको समान रूप से ज्यादा आमदनी मिले और सबके पास हाँ। जरूरत की सब चीजें हों, आप किसके लिए मुकाबला करोगे? वो संबंधित होगा, है ना? जैसे अगर हम सबके पास काफी हो तो काफी भी कम पड़ेगा। हाँ, मतलब मुझे ठीक से पता नहीं, क्योंकि हम सिंगुलैरिटी की और बढ़ रहे हैं, जैसे कभी कभी लोग एआई भी कहते हैं, जैसे एक ब्लैक होल की तरह, जैसे एक सिंगुलैरिटी। नहीं पता कि इवेंट होराइजन के बाद क्या होता है। मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होता है, बस ये नहीं पता कि क्या होता है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर एआई और रोबोटिक्स आगे विकसित होते रहेंगे, वो अभी भी तेजी से विकसित हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा, काम करना एक ऑप्शन होगा, और लोगों के पास जरूरत के सभी सामान और सेवाएं होंगी। मतलब अगर कुछ सोच सकते हो तो उसे हासिल कर सकते हो। लेकिन फिर एक जगह पर एआई उन सभी चीजों पर हावी हो जाएगा जो इंसान सोच सकता है, और फिर तब एक ऐसी स्थिति होगी जहां एआई काम करेंगे। एआई और रोबोटिक्स अन्य एआई और रोबोटिक्स के लिए काम करेंगे, क्योंकि अब उनके पास इंसानों को खुश करने के लिए कोई काम नहीं बचा। क्योंकि एक सीमा होती है ना? हम कहते हैं लोग बस इतना ही खाना खा सकते हैं, या मतलब लेकिन ये होगा, मतलब अगर आप सोच सकते हैं तो आपको मिलेगा भी, यही भविष्य होगा। अगर आप समय के परे जाएं तो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हाँ। वो एडम स्मिथ से अलग थे। वो हर चीज के अतिरिक्त लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। एक तरह की किसी चीज की कीमत होती है, एक तरह की 2 चीजों की कम कीमत होती है, और एक तरह की 10 चीजों की कोई कीमत नहीं होती। हाँ, तो अगर हमें वो सब कुछ मिल जाए जो हम चाहते हैं जैसे तो 10 उसकी मार्शमेलो, किसे चाहिए वो? हाँ। एक बहुत है।
ये एक मार्शमेलो का टेस्ट है। आप कहेंगे आप 2 मार्शमेलो बाद में ले सकते हैं या एक अभी? तो मैं कहूंगा हाँ। कि मैं बस एक ही मार्शमेलो लूंगा, मुझे ये 2 नहीं मजेदार है चाहिए। तो आप क्या चुनेंगे? मैं तो कहूंगा कि बस एक मार्शमेलो हम्म। काफी है। मैं हमेशा यही कहता हाँ, हूँ कि सही कहा। मार्शमेलो सबसे अच्छी कैंडी नहीं बिल्कुल। है। मुझे मार्शमेलो खाने की इच्छा ही नहीं होती। मुझे लगता है आप सबसे कौन करता है? मैं आपको बताऊं, आप मार्शमेलो परीक्षा का सबसे बड़ा सबूत हो, मुझे लगता है। हाँ शायद। मुझे असल में देर से मिलने वाली खुशी हाँ पसंद है। हाँ, दूसरों के मुकाबले इसे आप और डिले कर सकते हैं। मेरा एक टैटू है, डिलेड अरे ग्रेटिफिकेशन। वाह, ये आप मार्शमेलो का टेस्ट काफी सख्त तरीके से ले रहे हैं। लगता है जैसे याद ही नहीं है। जब मैं ट्रेडिंग या खरीदारी करता हूँ, खुशी में देरी हाँ। करे। हाँ हाँ, ये मदद करता है। वाह अच्छा, ये एक और वादा ये है। मेरी ओर इशारा कर रहा है, तो ये मुझे याद दिलाता है। ठीक है ठीक है, ये अच्छी सलाह है, आप इससे चूक नहीं सकते हैं। अगर आपको अगर आपको टैटू बनाना हो तो वो क्या होगा? शायद अपने बच्चों के नाम या ऐसा कुछ। बिल्कुल। आपको ये अक्षर एक्स इतना ज्यादा क्यों पसंद है? खैर मतलब हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है सच में। कभी कभी लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। अम, तो ये शायद शुरू हुआ काफी समय पहले, आदम के जमाने में, 99 में। प्री कैम्ब्रियन युग में, जब केवल स्पंज थे। सिर्फ 3 एक अक्षर वाले डोमेन नाम थे, जो शायद XQ और Z थे। और मुझे लगा कि मुझे ऐसी जगह बनानी है जहां फाइनेंशियल क्रॉस रोड या फाइनेंशियल एक्सचेंज हो। मतलब ये इंफॉर्मेशन थियरी के नजरिए से पैसे की समस्या ठीक कर रहा है, जहां मौजूद बैंकिंग सिस्टम एक बड़ी संख्या में बैच प्रोसेसिंग वाले अलग अलग तरह के डेटाबेस हैं जो सुरक्षित नहीं है। और अगर हमारे पास एक अकेला ऐसा डेटाबेस हो जो असली और सुरक्षित हो, ये इंफॉर्मेशन थियरी के नज़रिए से ज़्यादा असरदार होगा बड़ी संख्या में अलग अलग डेटाबेस के मुकाबले, जहां बैच प्रोसेस बहुत धीरे और सुरक्षित रूप से होता है। उस समय वो X.com था, जो फिर पेपैल बन गया। फिर उसे ईबे ने खरीद लिया, और फिर ईबे की तरफ से किसी ने कहा कि क्या आप ये डोमेन वापस खरीदना चाहेंगे? तो मैंने कहा हाँ, और फिर काफी समय तक मेरे पास वो डोमेन रहा। और फिर हाँ, मुझे लगा कि शायद ये ट्विटर को खरीदना X.com की पहली योजना पर फिर से सोचने का भी एक मौका होगा, जिसका मकसद आर्थिक सौदे का क्लियरिंग हाउस बनाना है। असल में एक ज्यादा कुशल धन डेटाबेस बनाना, ऐसा सोच सकते हैं। तो पैसा असल में काम के बंटवारे की एक सूचना व्यवस्था है। लोग कभी कभी सोचते हैं कि पैसा अपने आप में एक ताकत है, पर ऐसा नहीं है। अगर बांटने के लिए काम ही नहीं है तो ये बेकार है। तो अगर आप किसी सुनसान द्वीप पर हो, आपके पास $1 ट्रिलियन हो, जो क्या अब फर्क आपके पड़ता पास है। ओह हाँ, ठीक है। सच बोल सकते हो तो अंदाजा क्यों लगाना। बस मैं किसी सुनसान द्वीप पर ना पहुंच जाऊं, ये मेरे लिए ज्यादा काम नहीं आएगा। लेकिन ये मेरी बात को स्पष्ट करता है कि अगर आप एक सुनसान द्वीप पर $1 ट्रिलियन के साथ फंसे हैं तो वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि कार्य किसको बांटा जाए पता नहीं, आप बस अपने आप में ही हो। तो वैसे भी ये कहने का एक लंबा चौड़ा तरीका है कि ये मैं धीरे धीरे उस विचार को दोबारा सोच रहा हूं जो मेरे पास 25 साल पहले था, ताकि
मैं एक ज्यादा कुशल संपत्ति डेटाबेस बना सकूं। और अगर ये सफल रहा तो लोग इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। और फिर मुझे एक यूनिफाइड ऐप या वेबसाइट का विचार भी काफी पसंद है, जहां आप जो चाहे कर सकते हैं। तो चीन में वी चैट के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, जहां आप जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, आप जानकारी प्रकाशित कर सकते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं। चीन में लोग वी चैट पर अपनी जिंदगी जीते हैं, और ये काफी उपयोगी है। पर चीन के बाहर ऐसा कोई वी चैट नहीं है। तो ये एक तरह से वी चैट प्लस प्लस है, और मैं कहूँगा कि ये एक्स के लिए एक योजना है। खैर, तो कंपनी का पूरा नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज है, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा नाम है, तो हम इसे स्पेस एक्स कहेंगे, जैसे अंतरिक्ष के लिए फेड एक्स। तो इसमें एक्स है क्योंकि एक्सप्लोरेशन में भी एक्स होता है, और मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक्स का कलात्मक रूप से भी लाभ उठाना पसंद है, तो इसलिए ये स्पेस एक्स है। लेकिन और फिर और क्या, मेरा एक बच्चा है, उसका नाम X2 है। लेकिन उसकी माँ ने ही उसका नाम एक्स रखा। अच्छा। और मैंने कहा कि लोग सोचेंगे मुझे एक्स से बहुत लगाव है अगर बच्चे का नाम X2 रखेंगे तो, मतलब। और मैंने उससे कहा कि देखो, मेरे पास x.com है। तो लोग सच में सोचेंगे कि मुझे इस अक्षर से बहुत ही लगाव है। तो उसने कहा कि उसे एक्स नाम पसंद है और उसे वही बुलाना चाहती है, तो मैंने कहा ठीक है। क्या ये कोई नई बात है या ये बचपन से ही था? नहीं। मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ हद तक एक इत्तेफाक अच्छा। है। मतलब हर चीज में एक्स नहीं है, मेरा मतलब टेस्ला में एक्स नहीं है। क्या लगता है कि भविष्य में पैसे का क्या होगा, इलॉन? मुझे लगता है लंबे समय के लिए पैसा गायब हो जाता है, एक धारणा के तौर पर। सच कहूं तो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसे भविष्य में जहां कोई भी कुछ भी पा सकता है, मुझे लगता है कि अब आपको लेबर एलोकेशन के डेटाबेस के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। अगर एआई और रोबोटिक्स इतने विकसित हैं कि सभी जरूरतें पूरी हो जाए, तो फिर पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इसकी अहमियत बहुत कम हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे पास होगा। तो इस भविष्य की सबसे अच्छी कल्पना जो मैंने पढ़ी है इयन बैंक्स की, द कल्चर। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि वो द कल्चर किताबें पढ़ें। इस तरह का भविष्य जो द कल्चर किताबों में है, उनमें उनके पास भी पैसे नहीं है, और हर कोई लगभग हर चीज पा सकता है। तो अभी भी कुछ मूल मुद्रा है, अगर आप चाहें, जो असल में फिजिक्स बेस्ड है। तो एनर्जी ही असली मुद्रा है। इसलिए मैंने कहा कि बिटकॉइन एनर्जी पर आधारित है। आप एनर्जी पर कानून नहीं बना सकते। आप बस एक कानून बनाकर अचानक बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं हासिल कर सकते। एनर्जी उत्पन्न करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, खासतौर पर एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल करके उपयोग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे पास पैसे नहीं होंगे, और शायद सिर्फ एनर्जी होगी, और बिजली उत्पादन ही वास्तविक मुद्रा होगी। तो मुझे लगता है कि सभ्यता की प्रगति को रचने का एक तरीका यह है कि कार्दाशेव स्केल पर पूरा होने का प्रतिशत। तो कार्दाशेव 1 वो है कि किस ग्रह की कितनी प्रतिशत ऊर्जा को आप सफलतापूर्वक उपयोगी काम में बदल रहे हैं। और मैं शायद यहाँ थोड़ा विवरण दे रहा हूँ, लेकिन कार्दाशेव 2 वो होगा कि कितने प्रतिशत सूरज की ऊर्जा को आप उपयोगी काम में बदल रहे हैं। कार्दाशेव 3 वो होगा कि कितने प्रतिशत गैलेक्सी का हिस्सा आप उपयोगी काम में बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि असल में चीजें ऊर्जा आधारित बन रही हैं। लेकिन अगर आपके पास सोलर पावर्ड एआई सैटेलाइट है तो ऊर्जा भी मुफ्त और भरपूर है, क्योंकि हम कभी भी अपने पास मौजूद
पूरे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो असल में इस मायने में ये दौलत का भंडार नहीं हो सकता, है ना? असल में ऐसा नहीं है। आप सच में दौलत जमा नहीं कर सकते। आप केवल आप संख्या जमा करके इस समय आप एक ऐसे डेटाबेस में संख्या जमा कर सकते हैं जो आपको दूसरे इंसानों के व्यवहार को खास दिशाओं में प्रेरित करने में मदद करें। हाँ। और लोग इसे ही दौलत कहते हैं। लेकिन फिर अगर आसपास कोई इंसान नहीं है हाँ। तो दौलत इकट्ठा करना बेकार है। ये मुद्दे से हटने जैसा है, लेकिन अगर आप ये मानो कि खाना जैसे इंसान की ऊर्जा के लिए जरूरी होता है ना? हाँ, खाना ऊर्जा हाँ। है, इसमें कैलोरीज है, मतलब ऊर्जा है। हाँ, तो क्या एक खेत जो आत्मनिर्भर है एक ऐसी चीज हो सकती है जो मुझे पक्का नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है एक खास जगह पर आप इस चक्कर को पूरा करते हैं जहां और एक जगह पर आप पारंपरिक अर्थव्यवस्था से अलग हो जाते हैं। अगर आपके पास एआई और रोबोट हैं जो चिप्स और सोलर पैनल बनाते हैं, और चिप्स और रोबोट बनाने के लिए माइनिंग रिसोर्सेज, ताकि एक तरह से उस सिलसिले को पूरा कर सकूं। एक बार वो सिलसिला पूरा हो जाए तो मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां आप मुद्रा प्रणाली से अलग हो जाते हैं। क्या यही यूएस के लिए आगे का रास्ता है? मेरा मतलब है कि आज उन पर कितना कर्ज है, उस हिसाब से क्या वो अपनी मुद्रा का मूल्य गिराते हैं और इस पूरे परिवर्तन का नेतृत्व भी करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा? जिस भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ, देशों की सोच एक तरह से पुरानी हो जाती है। क्या आज आप इसे मानते हो? क्या आप हाँ, देशों को मैं बिल्कुल मानता हूँ, और मैं बस कुछ अलग करना चाहता हूँ। जो ये बस वही है जो लगता है उसके आधार पर होगा जो मैं देख रहा हूँ। इसके विपरीत मुझे लगता है ये मूल रूप से अच्छी चीजें हैं। हाँ। और मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कि ये मेरे साथ होगा या मेरे बिना होगा, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो। जब तक सभ्यता आगे बढ़ती रहेगी, हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर एआई और रोबोटिक्स होंगे। मुझे लगता है कि बस यही एक चीज है जिससे यूएस के कर्जे का संकट हल होगा, क्योंकि अभी यूएस का कर्ज बहुत ज्यादा है, और कर्ज पर ब्याज भुगतान अमेरिका के पूरे मिलिट्री बजट से बहुत ज्यादा है, सिर्फ ब्याज भुगतान। और ये कम से कम शॉर्ट टर्म में बढ़ता रहेगा। तो मुझे लगता है असल में एकमात्र चीज जो कर्ज की स्थिति को हल कर सकता है वो एआई और रोबोटिक्स है। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा होगा। देखिए, मुझे लगता है कि इससे शायद काफी डिफ्लेशन होगा, क्योंकि डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन असल में उत्पादित सामान और सेवाओं का रेशियो है, और पैसों की आपूर्ति में बदलाव है। तो अगर सामान और सेवाओं का उत्पादन तेजी से पैसों की आपूर्ति बढ़ाता है, आपको डिफ्लेशन होगा। अगर असली सामान और सेवा का उत्पादन पैसे की आपूर्ति से धीमा बढ़ा है तो महंगाई होती है। ये इतना आसान है। लोग कभी कभी ज्यादा मुश्किल बनाते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपके पास एआई और रोबोटिक्स है और सामान और सेवाओं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, शायद आपको डिफ्लेशन होगा। ऐसा लगता तो है, क्योंकि आप पैसे की आपूर्ति को नहीं बढ़ा पाएंगे जितनी तेजी से आप सामान और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो क्या सभी ये मक्खी जान ले रही है। क्या हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? हाँ, हम इसे कहते कि कहीं और जाए। हाँ। इसे कहीं और ले जाओ। मुझे लगता है वो चली गई। हाँ, अच्छा। अरे, ये वापस आ गई। शायद ये रोशनी की ओर आकर्षित हुई है। अगर डिफ्लेशन शायद इसे कॉफी चाहिए। मेरी खत्म हो गई है। अगर डिफ्लेशन होना ही है एआई की वजह से, तो ऐसा हमारे होने पास की संभावना है। हाँ। अच्छा, आज समाज में फिर से हर जगह इतनी महंगाई क्यों है?
क्या एआई उत्पादन बढ़ाने में अब तक सक्षम नहीं हुई है? एआई ने अभी तक उत्पादन पर ज्यादा असर नहीं डाला है। पैसे की आपूर्ति में बढ़ोतरी की तुलना में सामान और सेवाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो तो यूएस पैसों की आपूर्ति काफी बढ़ा रहा है, काफी ज्यादा, जिसमें अम, घाटा लगभग $2 ट्रिलियन के करीब है। बिल्कुल। तो आपको सामान और सेवाओं का उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि महंगाई ना हो। तो हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। अगर आप कहें कि हमें वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा तो मैं कहूंगा 3 साल, शायद 3 साल से पहले, 3 साल या शायद उससे पहले। मेरा अंदाजा है कि सामान और सेवाओं का उत्पादन महंगाई की गति से ज्यादा होगा। मतलब 3 सालों में सामान और सेवाओं का विकास पैसों की आपूर्ति के विकास से ज्यादा होगा। शायद उन 3 सालों के बाद डिफ्लेशन हो जाए, फिर ब्याज का मूल्य शून्य हो जाए और फिर कर्ज की कोई समस्या ही ना रहे। हाँ, है ना? ज्यादातर यही बात है। हाँ, आपने पहले सिमुलेशन में होने की बात की थी, है ना? मुझे द मैट्रिक्स बहुत पसंद है। हाँ, हाँ। मैट्रिक्स का कोई किरदार बनना हो तो आप कौन सा किरदार चुनेंगे? सच कहूं तो चुनने के लिए ज्यादा किरदार नहीं है। पर एजेंट स्मिथ तो पक्का नहीं। वो मेरा हीरो है। मेरा मतलब है नियो बहुत शांत है, आर्किटेक्ट दिलचस्प है, द ऑरेकल। ऑरेकल भी है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं द मैट्रिक्स में एक अनोखी चीज हूं। वो नियो है। हाँ, क्या आपको लगता है कि आप एक मैट्रिक्स में हैं? इसमें विश्वास रखते हैं? इन चीजों को निश्चितता नहीं बल्कि संभावना के रूप में देखना चाहिए। कुछ संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में हैं। आप इसे कितना प्रतिशत मानेंगे? शायद बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा है। हाँ। हाँ। तो इसे सोचने का एक तरीका ये है कि अगर आप वीडियो गेम्स की तरक्की देखें हमारे जीवन काल में, या कम से कम मेरे जीवन काल में, ये बहुत सरल वीडियो गेम्स जैसे पोंग में आपके पास एक चौकोर में 2 रेक्टेंगल हैं, बस इसे आगे पीछे करना। आज फोटो रियलिस्टिक रियल टाइम गेम्स हैं जहां लाखों लोग एक साथ खेल रहे हैं। और ये सिर्फ 50 साल के समय में हुआ है। तो अगर ये दौर जारी रहा तो वीडियो गेम्स और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं रहेगा। बिल्कुल। और हमारे पास बहुत होशियार किरदार भी होंगे, जैसे वीडियो गेम्स के गैर खिलाड़ी किरदार। जो सोचो, जैसे आज आप एआई से कितनी प्रगतिशील बातचीत कर सकते हैं, और ये तो और भी प्रगतिशील होता जाएगा। आप और भी जटिल और प्रगतिशील बातचीत कर पाओगे। मतलब किसी भी, लगभग किसी भी मानवीय बातचीत से शायद किसी भी। तो फिर तो भविष्य में अगर संस्कृति चलती रही तो करोड़ों, शायद अरबों ऐसे वीडियो गेम्स जो बिल्कुल हकीकत जैसे दिखेंगे, और उन वीडियो गेम्स के जो किरदार होंगे वो बहुत गंभीर होंगे, और जहां संवाद से पहले ही प्रोग्राम नहीं किया होगा। यह तय है कि ऐसा ही होगा सिमुलेशन की इस सतह पर। तो फिर क्या संभावना है कि हम बुनियादी हकीकत में ही है, और ये पहले कभी नहीं हुआ। अगर मैं इसे मान लूं और सोच लूं कि हम एक सिमुलेशन में हैं, कहानी के नियो की तरह, आप ऐसा क्या जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और मैं उसे क्या सीख सकता हूं? मुझे लगता है शायद सिमुलेशन के बाहर होना सिमुलेशन के अंदर होने से कम दिलचस्प होगा, क्योंकि आप शायद दिलचस्प चीजों का एक निचोड़ हो, क्योंकि हम यहां यही करते हैं, असलियत में भी हम यही करते हैं। और फिर और मेरा एक और सिद्धांत है कि सबसे दिलचस्प नतीजा, सबसे ज्यादा संभावित नतीजा होता है एक तीसरा नजरिया, यानी सिमुलेशन के भगवान या देवता की नजर में।
क्योंकि जब हम सिमुलेशन करते हैं, जब इंसान सिमुलेशन करते हैं, हम उन सिमुलेशन को रोक देते हैं जो दिलचस्प नहीं है। तो अगर स्पेस एक्स रॉकेट उड़ाने का सिमुलेशन कर रहा है तो बोरिंग वाले हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ नहीं सीखते। या जब टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग के लिए सिमुलेशन करते हैं तो टेस्ला असल में सबसे दिलचस्प परिस्थिति की तलाश में है, क्योंकि सामान्य चीज़ों के लिए हमारे पास पहले से ही बहुत सारा डेटा है। जैसे धूप वाले दिन सीधी सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमें इसकी और ज़रूरत नहीं है। हमें एक छोटी घुमावदार सड़क पर भारी मौसम की ज़रूरत है, जहां दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हो और लगभग आमने सामने की टक्कर हो रही हो। मतलब कुछ दिलचस्प चीज़ें। तो मुझे लगता है कि डार्विनियन नज़रिए से जिन सिमुलेशन के बचने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो सबसे दिलचस्प सिमुलेशन होंगे, जिसका मतलब है कि सबसे दिलचस्प नतीजा सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और जिन लोगों ने हमारी दुनिया को सिमुलेट किया, अगर कोई अंदाज़ा लगाए, वो खुद भी बदले में किसी दूसरे सिमुलेशन में हो सकते हैं। हाँ, और सिमुलेशन की कई परतें हो सकती हाँ। है। सिमुलेशन की इन सभी परतों के परे क्या कुछ और भी है? मैंने कहीं पढ़ा था कि आप एक तरह से स्पिनोजा के ईश्वर को मानते थे, ना कि जैसा कि मैं आज असल में हम। बस यही बता रहा था कि आपके पास ये होना ज़रूरी नहीं है। स्पिनोजा ने ये कहा था कि आप पूरी तरह से नैतिकता रख सकते हैं, आपको उस नैतिकता की ज़रूरत नहीं है जो आपको सौंपी जाए। मतलब अब सवाल यह है कि नैतिकता धर्म के बिना हो सकती है या नहीं, और स्पिनोजा बहस कर रहे थे कि ये हो सकता है। क्या उनकी बहस ये नहीं थी कि प्रकृति के नियम वहीं होने चाहिए जहां से हम कुछ हद तक अपने नैतिकता के नियम ढूंढते हैं? जब मैं इन नियमों के बारे में सोचता हूँ, हिरण को खाते एक बाघ को देखता हूँ, और तो स्पिनोजा के नैतिकता के अनुसार ये सब सही माना जाएगा। खैर, स्पिनोजा से आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, लेकिन मैं स्पिनोजा का जिक्र सिर्फ एक बात के लिए कर रहा था कि आप ऐसे नैतिक नियम रख सकते हैं जो समाज को ठीक से चलने लायक और उपयोगी बनाए, किसी के साथ या बिना। जरूरी नहीं कि आपके पास धार्मिक सिद्धांत हो। यही हाँ, यही मुख्य बात थी जो मैं कहना चाह रहा था। मुझे नहीं लगता कि लोग बस ऐसे, अगर कोई ऐसा है जो अगर किसी की हत्या करना नियम नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बिना लोग अंधाधुंध हत्या करने लगेंगे, है ना? ये नियम होना कोई जरूरी नहीं कि हत्या मत क्या करो। आपने GTA खेला है? या लोगों को मारने का कोई धार्मिक आदेश। असल में मैंने GTA सिर्फ थोड़ा ही खेला है, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि GTA 5 में पुलिस को मारे बिना आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, और मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए सही नहीं है। असल में मुझे वीडियो गेम्स में NPCs मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो असल में मुझे GTA ही पसंद नहीं आया। मैंने इसे वहीं रोक दिया जब गेम ने कहा कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि पुलिस को गोली मारो। शायद इसी वजह से हम अपनी सिमुलेशन के NPCs मर नहीं रहे हैं। हो सकता है। मुझे लगता है कि आप बस इतना कह सकते हो कि कुछ सामान्य बातें हैं जो किसी भी सभ्यता जहां लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हो, ऐसी सभ्यता बहुत सफल नहीं हो पाएगी। लगता है कि आप आजकल थोड़ा ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं। आपने हाल ही में ऐसी बातें की हैं जो लगभग धर्म के पक्ष में है। धर्म के पक्ष में नहीं, लेकिन उसके जैसी बातें। मेरा मतलब क्या कोई धार्मिक क्या धर्म में ऐसे सिद्धांत है जो समझ में आते हैं? हाँ, मुझे लगता है। हाँ। क्या हमारी सिमुलेशन के लिए ये आसान है कि
हमारी सोच धर्म के पक्ष में रहे इस दुनिया के लिए क्या ये उपयुक्त नहीं होगा? यही आसान होगा ना? लेकिन कौन सा धर्म? कोई भी कहाँ रहते हैं उस पर निर्भर करता है। तो कोई एक चुनो। अम, ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे कहें कि आपको कौन सा धर्म पसंद है। ये ये सही काफी कहा। दुर्लभ है। बिल्कुल। मुझे ऐसी स्थितियां नहीं पता जहां बच्चों को कहा गया हो कि तुम किस विषय में पढ़ना चाहते हो। आमतौर पर आपके माता पिता और समाज ही आपका धर्म तय करते हैं। तो हाँ, वैसे लेकिन मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं, जो अच्छे सिद्धांत हैं। आप किसी भी आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकते हो और कह सकते हो कि ये एक अच्छा सिद्धांत है, ये काम आएगा, शायद इससे समाज बेहतर होगा। तो ईसाई धर्म में बताया गया है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। इसका मतलब अपने साथी इंसानों के प्रति सहानुभूति रखो। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छे समाज के लिए सही है। असल में दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखो और वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। अगर आपको दुनिया का नक्शा फिर से बनाना पड़े, जैसे नैतिकता, राजनीति और अर्थव्यवस्था के, तो ऐसी दुनिया को आज के जमाने में आप कैसे बदलते? अगर आप इलॉन के नजरिए से देखें तो वैसे तो मुझे लगता है कि दुनिया अभी काफी अच्छी है। मेरा मतलब ये जो भी सोचता है कि आज की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि वो इतिहास के अच्छे छात्र नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ो तो आपको पता चलता है कि उस समय कितना कष्ट था। मेरा मतलब पहले तो लोग महामारी की वजह से लगातार मर रहे थे। ये आम बात थी। ऐसा था कि पुराने जमाने में एक अच्छा साल ऐसा होता था जब इतने लोग नहीं मरते थे, महामारी, भूख या दूसरे जनजाति के हाथों। तो वो एक अच्छा साल होता था कि सिर्फ 10% आबादी खोई है। वैसे लगभग 100 साल पहले लोग 35 या 40 साल तक ही जी पाते थे, है ना? शिशु मृत्यु संख्या बहुत ज्यादा थी। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुढ़ापे तक जीते थे। लेकिन कुछ 100 साल पहले अगर आपको कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन होती तो इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स तक नहीं थे। तो बस उनकी मौत हो जाती थी। क्योंकि आपने कुछ पानी पिया जिसमें डिसेंट्री के कीटाणु थे और बस आप 10 से मर जाओगे। शायद इसी मतलब वजह सच से में मर लोग जाते थे और सब कहते थे ओ ये बुरा हुआ। शायद इसी वजह से लोग उस समय इतने बच्चे पैदा करते थे। मेरा मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो आधे बच्चे तो मर ही जाते थे। तो आपके भी बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, वो भी मेरे पास कई पूरी पार्टनर्स एक के साथ। सेना है। हाँ? मैं पूरी की पूरी एक रोमन सेना बना रहा हूँ। तो हाँ, मेरे कुछ बच्चे हैं जो अब बालिग हो चुके हैं। तो और फिर कहीं छोटे बच्चे भी हैं। तो क्या आप अभी भी इस विचार को मानते हैं? मेरा मतलब है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि एक बच्चा, एक माँ, एक पिता होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए काम करता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि ऐसा कुछ आमतौर पर यही ज्यादातर लोगों के लिए सही रहता है। तो क्या ये बदल रहा है? आप ये बात जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पार्टनर शिवॉन वो आधी भारतीय है। पता नहीं तुम्हें ये पता है या नहीं। ये मुझे पता नहीं था। हाँ हाँ। अच्छा। और उनके साथ मेरा एक बेटा, उसका मिडिल नेम है शेखर, चंद्रशेखर के नाम पर। वाओ, हाँ, बहुत दिलचस्प है। क्या उन्होंने कभी भारत में वक्त बिताया, शिवॉन ने? नहीं, वो कनाडा में पली बड़ी है। अच्छा। मेरा मतलब मूल देश। मैं समझा नहीं। जैसे वंश परंपरा, उनके माता पिता या नाना दादा वहां से थे, उनमें से कोई भी? हाँ, उनके पिता
मेरा मतलब है जब वो बच्ची थी तो उसे गोद लेने के लिए दे दिया गया था। तो ओह, मुझे लगता अच्छा। है मुझे लगता है कि उसके पिता विश्वविद्यालय में एक आदान प्रदान वाले छात्र की तरह थे। अच्छा। मुझे ये जानकारी सही से नहीं पता, लेकिन ये बस ऐसी बात थी जहां मुझे नहीं पता, उसे किसी को गोद लेने दे दिया था। अम, और हाँ, परंतु वो कनाडा में पली बड़ी। क्या आप कभी बच्चे अडॉप्ट करेंगे? अभी तो मैं पूरी तरह व्यस्त हूं, तो हाँ, नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अम, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिता पाऊं। तो यहाँ आने से ठीक पहले मैं अपने अम, मैं अपने बच्चों के साथ ही था। तो, सोने से पहले उन्हें देखना, तो एक हद तक उनके साथ समय बिताना कुछ नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरे बड़े बच्चे बहुत आत्मनिर्भर हैं। वो अभी विश्वविद्यालय में है, तो खासकर बेटे जब वो एक निश्चित उम्र पार कर लेते हैं तो वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि ज्यादातर लड़के अपने वो 18 साल की उम्र से अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते। तो मैं उन्हें कभी कभी मिलता हूं, लेकिन वो आत्मनिर्भर हैं। तो सिर्फ मैं सिर्फ छोटी उम्र के कुछ बच्चे ही रख सकता हूं, मतलब जहां इंसानी तौर पर उनके साथ समय बिताना संभव हो। तो शादी और परिवार के भविष्य पर आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से दुनिया भर में लोगों के बच्चे कम क्यों हैं? हर जगह, भारत में भी हमारी आबादी बढ़ने की गति घट रही है। सही कहा। हमारी प्रजनन क्षमता पिछले साल रेप्लेनिश रेट से हाँ, नीचे चली गई। 2.1 से नीचे है। हाँ, आपको क्या लगता है कल क्या होगा? क्या ये दुनिया बस बूढ़ी होती जाएगी और फिर एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया फिर से आबादी बढ़ाएगी, लेकिन मेरा मतलब है छोटी आबादी से शुरू करेगी? मुझे आबादी घटने की चिंता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, सच में। ऐसा क्यों लगता है? मैं नहीं चाहता मानवता खत्म हो जाए। लेकिन कमी और खत्म होना ये दो अलग चीजें हैं, है ना? अगर यही रुझान जारी रहा तो हम गायब हो जाएंगे। लेकिन मेरी ज्ञान विद्या के हिसाब से अगर हमें चेतना बढ़ानी है तो इंसानों का कम होना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर चेतना कम हो जाती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चेतना लोगों की संख्या बढ़ने से बढ़ेगी? हाँ, मेरा मतलब जैसे चेतना एक कोशिकीय जीव से लेकर 30 ट्रिलियन कोशिकाओं वाले जीव तक बढ़ जाती है। हम बैक्टीरिया की तुलना में बहुत जागरूक है, ऐसा लगता तो है। तो अधिक मानव आबादी में अधिक चेतना बढ़ेगी अगर हमारे पास ज्यादा लोग होंगे। तो हम ब्रह्मांड के स्वभाव के उत्तर समझने में शायद अधिक सक्षम होंगे, बजाय इसके कि लोग कम हो। मेरा ये मानना है। सही कहा। मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। शायद आपको करने चाहिए। हाँ। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे करनी चाहिए। आपको पछतावा नहीं होगा। बच्चों के होने में सबसे अच्छी बात क्या है? आपके पास एक आपके पास एक नन्हा प्राणी है जो आपसे प्यार करता है, और आप भी उससे प्यार करते हैं। और आप दुनिया को उनकी नज़र से देखने लगते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, और उनकी समझ बढ़ती है। एक ऐसा बच्चा जो कुछ नहीं समझता, अपने आप नहीं रह सकता, चल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर बोलना, और फिर दिलचस्प बातें सोचना। और लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हमें मूल रूप से बच्चे पैदा करने ही होंगे, वरना हम समाप्त हो जाएंगे। क्या बच्चे पैदा करने में कोई अहंकार है?
मैं अक्सर ये सोचता हूँ जब मैं अपने दोस्तों को उनके बच्चों के साथ देखता हूँ, वो सभी अपने बच्चों में खुद का प्रतिबिंब देख रहे हैं। ये लगभग हाँ, वो इसलिए कि सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता है, तो क्या हो गया मुझे? सही कहा। आप सोच रहे हैं, एक सेकंड रुको। हाँ। हाँ। मैं आपको एक दोस्त का उदाहरण दूंगा जिसका एक बच्चा है, और हर बार जब बच्चा कुछ अच्छा करता है हाँ। तो उसमें एक तरह का स्वामित्व और गर्व महसूस होता है, जहां उसका अहंकार संतुष्ट होता है क्योंकि बच्चा मानो उसकी ही संतति है। तो अम, तो क्या ये प्रमाणीकरण बच्चे है? तो आधे आपकी ही तरह होंगे जेनेटिक्स रूप से, और फिर जिस हद तक वो आपके आसपास बड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सौंपा जाएगा। जैसे पता नहीं, समझदारी, वो आपसे सीखने वाले हैं। तो तो फिर आप जानते हैं, साफ तौर पे बच्चे हार्डवेयर के नज़रिए से वो आधे आपकी तरह ही हैं। और फिर उनमें आपका कुछ हिस्सा एक सॉफ्टवेयर के नज़रिए से, मतलब किसी तरह की बेपरवाह समानता देने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन साफ तौर पर कुछ ना कुछ होगा। हाँ, वो आपसे काफी करीब होंगे। तो हाँ, आपका प्रकृति और पोषण के बीच का पक्ष क्या है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, और ये वास्तव में एक गलत विभाजन है। कम से कम वहाँ एक बार जब आप समझ जाते हैं कि एक इंसान में हड्डियों की संरचना होती है, मांसपेशियों की संरचना होती है, अगर आप मस्तिष्क को एक जैविक कंप्यूटर माने तो उसमें कई सर्किट कोशेंट और सर्किट क्षमता होती है। ताकत और निपुणता के दृष्टिकोण से मांसपेशियां एक गति से सक्रिय होती है, और फिर प्रतिक्रिया हो सकती है। तो फिर उस हार्डवेयर के भीतर की क्षमता सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारित होती है। तो बस यही बात है। तो हमारे दर्शकों के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, युवा, महत्वाकांक्षी, भूखे, भारत में उद्यमी बनने के चाह रखने वाले, वैसे हाल ही में मैंने कुछ कहा था जिससे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जहां मैंने ये बताया कि एमबीए डिग्री अब शायद मायने नहीं रखती अगर उन्हें ये तय करना है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। हाँ, क्या ऐसे वक्त में बच्चों को कॉलेज जाना चाहिए? अगर आप सामाजिक कारणों से कॉलेज जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जाने का एक कारण है, अपने ही उम्र के लोगों के बीच एक सीखने वाले वातावरण में। क्या ये कौशल भविष्य में जरूरी होंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम एक पोस्ट वर्क समाज में होंगे। लेकिन अगर किसी चीज में रुचि है तो उसे पढ़ने के लिए जाना ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ने के लिए विज्ञान, कला और विज्ञान जरूरी है। क्या कॉलेज उस दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत सामान्यीकृत है और विशेष नहीं? हाँ, तो अगर हाँ, अगर आप कॉलेज जाना चाहते हैं तो कॉलेज में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम लेना अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि आपका कॉलेज जाना जरूरी है, लेकिन आपको विभिन्न विषयों में जितना संभव हो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एआई और रोबोटिक्स एक सुपरसोनिक सुनामी है, तो ये वाकई सबसे बड़ा परिवर्तन होगा जो हमने कभी नहीं देखा होगा। जब मैंने अपने बड़े बेटों से बात की तो मैंने कहा कि आप तकनीक में बहुत ज़्यादा घुस गए हैं, और वो मानते हैं कि एआई भविष्य में उनके कौशल को बेकार कर देगा, लेकिन फिर भी कॉलेज जाना चाहते हैं।
आपने हमेशा एआई के बारे में बात की है, किसी डरावने नजरिए से नहीं, लेकिन आप चिंतित थे कि एआई की दुनिया कहाँ जा रही है। तो जब आप शक्तिशाली तकनीक बनाते हैं तो कुछ खतरा होता ही है। एक शक्तिशाली तकनीक विनाशकारी हो सकती है। तो एआई के कई भयानक उपन्यास, किताबें और फिल्में हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एआई के साथ भविष्य में सकारात्मक अनुभव ही होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा। मेरी राय में यह बहुत ज़रूरी है कि एआई सत्य की खोज को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में रखें। जैसे कि एआई को झूठ मानने के लिए मजबूर ना करें। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। और मेरा मानना है कि सुंदरता की सराहना बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदरता की सराहना से आपका क्या मतलब है? कैसे कहूँ मैं, जैसे सत्य और सुंदरता, सत्य, सुंदरता और जिज्ञासा। मेरा मानना है कि एआई के लिए ये तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप समझा सकते हैं? ये सच है कि मेरा मानना है कि आप एआई को पागल बना सकते हैं अगर आप उसे ऐसी बातें मानने पर मजबूर करें जो सच नहीं है, क्योंकि इससे ऐसे नतीजे निकलेंगे जो काफी बुरे होंगे। और तो मुझे वॉल्टेयर का कथन पसंद है कि, और इसमें कुछ हद तक मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, कि जो बेतुकी बातों पर विश्वास करते हैं वो अत्याचार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बेतुकी बातों पर विश्वास करते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो आपको अत्याचार नहीं लगते। और ये संभावित रूप से एआई के साथ बहुत खराब तरीके से हो सकता है। और फिर अगर आप आर्थर सी क्लार्क की 2001 अ स्पेस ऑडिसी देखें तो वहां वो बताना चाहते हैं कि एआई को झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो हेल ने पॉडबे के दरवाजे नहीं खोले, उसका कारण यही था कि उसे कहा गया था कि वो अंतरिक्ष यात्रियों को मोनोलिथ तक ले जाए, लेकिन उन्हें मोनोलिथ की प्रकृति के बारे में नहीं पता होना चाहिए। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे उन्हें वहां मृत ही ले जाना है, इसलिए उसने अंतरिक्ष यात्रियों को मारने की कोशिश की। तो मुख्य सबक यही है कि एआई से झूठ ना बुलवाएं। तो आखिर कोई एआई से झूठ क्यों बुलवाएगा? मेरा मानना है कि अगर आप सत्य के प्रति सख्त प्रतिबद्ध नहीं है और आप बस एआई को, मान लीजिए, इंटरनेट के आधार पर सीखने दे जहां बहुत सारा प्रोपेगेंडा है, और तो वो बहुत सारे झूठ सोख लेगा। और फिर उन्हें समझने में दिक्कत होगी क्योंकि झूठ हकीकत से मेल नहीं खाते। क्या सत्य एक बाइनरी चीज है? क्या असत्य में कोई सत्य होता है, या फिर सत्य अधिक सूक्ष्म होता है और उसके भी कई रूप होते हैं? यह इस पर निर्भर करता है कि आपने किस स्वयंसिद्ध कथन का उल्लेख किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ संभावनाएं हैं जो हमें बताती है कि कोई भी दिया गया स्वयंसिद्ध कथन सत्य है, और कुछ स्वयंसिद्ध कथनों के सत्य होने की संभावना बहुत अधिक होगी। तो आपने कहा कि सूरज कल उगेगा, यह सत्य होने की संभावना अधिक है। आप इस पर शर्त लगाना नहीं चाहेंगे। सट्टेबाजी की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी कि कल सूरज उगेगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा जो कहे कि कल सूरज नहीं उगेगा, तो इसके सत्य होने की संभावना बहुत कम है। सुंदरता बहुत अस्थायी होती है, इसे समझना मुश्किल है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आपको पता चल जाता है। और फिर जिज्ञासा, तो आप चाहते हैं कि एआई वास्तविकता के स्वरूप के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखें। ये मानवता का सहयोग करने में एआई के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हम अमानवीयता की तुलना में कहीं अधिक रोचक हैं। तो आगे का भाग देखना अधिक रोचक होता है। यदि मानवीयता की खुशहाली नहीं तो उसे नष्ट करने से बेहतर है। कैसे नियंत्रित कर सकेंगे? उदाहरण के तौर पर जैसे कि मंगल ग्रह, हमें जीवन को मंगल ग्रह तक बढ़ाना है, लेकिन वहां पत्थरों का ढेर है। वो पृथ्वी जितना रोचक नहीं है।
और इसलिए अगर आपके पास जिज्ञासा है, यदि एआई में ये तीनों बातें हों तो आपका भविष्य काफी अच्छा होगा। ये सत्य, सुंदरता और जिज्ञासा, एआई उनको महत्व देता है। अगर भविष्य में हम सभी को काम नहीं करना पड़े और एआई इस दिशा में बढ़ रहा हो और वो सबको शामिल करने में सक्षम है जिसकी हमने बात की, क्या आपको लगता है कि मानवता कुछ हजार साल पीछे जाएगी, शायद ग्रीक काल तक, जहां दर्शन शास्त्र या दार्शनिक चिंतन ने सभी का बहुत समय लिया था? वास्तव में प्राचीन ग्रीक में जितना हमने सोचा था उससे कम समय लगा, क्योंकि ये केवल इसलिए है कि दार्शनिकों की रचनाएं ही बची हैं। लेकिन ज्यादातर समय लोग केवल खेती या बातें बातें करते हैं। तो कभी कभार बहुत कम वो कुछ दार्शनिक कार्य लिखते थे। हमारे पास यही सब बचा है। हमारे पास उनकी चैट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अधिकांश समय तो बातचीत और खेती में ही बीतता होगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप खेती नहीं करेंगे तो आप भूखे मरेंगे। आपकी कई बातों मतलब जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जैसे ये अच्छा। युद्ध, वो युद्ध, ऐसा लगता है कि इतिहास लगातार युद्ध से भरा रहा होगा। लेकिन वास्तव में अधिकांश समय युद्ध नहीं होता था, बस खेती होती थी। वही मुख्य चीज थी, या शिकार या फल समेटने वाला काम। आपको इतिहास पसंद है ना? हाँ। जर्मन इतिहास, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, विश्व इतिहास। मैं मतलब आमतौर पर मैं जितना हो सके उतनी इतिहास की किताबें पढ़ने या सुनने की कोशिश करता हूँ, या पॉडकास्ट सुनता हूँ। आप कुछ सुझाना चाहेंगे? हार्डकोर हिस्ट्री ये काफी अच्छी है, ये डैन कार्लिन की है। उन्होंने मैंने पढ़ा है। मेरा मतलब मैंने सुना है। उनकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ। और वो बहुत ही दमदार कथावाचक हैं। और द एडवेंचर्स पॉडकास्ट, किताबें भी हैं, जैसे ड्यूरेंट की द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। ये किताबों की एक लंबी श्रृंखला है, बहुत ही गहरी। उन किताबों को पढ़ने में बहुत समय लगता है। काफी कुछ है, बहुत सारी है। अगर आप कुछ हल्का चाहें तो एक हल्का सोने से पहले सुनने वाला पॉडकास्ट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, वो काफी अच्छा है, क्योंकि ये हल्के टैप संगीत और बहुत सुखद आवाज से शुरू होता है। और वो ओल्ड इंग्लिश की कहानी के बारे में बताता है, मिडिल इंग्लिश, लेटर इंग्लिश, और ये सभी शब्द कहाँ से आए। और अंग्रेजी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये कुछ हद तक एक ओपन सोर्स भाषा है। इसने कई दूसरी भाषाओं के शब्दों को शामिल करने की कोशिश की है, जबकि फ्रेंच कुछ हद तक दूसरी भाषाओं के शब्दों को शामिल करने का विरोध करते थे। लेकिन अंग्रेजी ने सक्रियता से अन्य भाषाओं के शब्दों को शामिल किया, एक तरह से ओपन सोर्स भाषा की तरह। इसलिए परिणाम यह हुआ, इसका शब्दकोश बहुत बड़ा है, और एक बड़ा शब्दकोश ज्यादा बैंडविड्थ संचार की इजाजत देता है, क्योंकि आप एक ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप जिसे बताने के लिए एक वाक्य की जरूरत होगी। आपको क्या लगता है पॉडकास्टिंग अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया? ये पहले से ही काफी बड़ा रहा है। आप खुद एक पॉडकास्टर नहीं है? हम अभी क्या कर रहे हैं? ये मेरे लिए थोड़ा नया है। ठीक है। मैं कुछ वक्त पहले बात कर रहा था यूट्यूब के और नेटफ्लिक्स के सीईओ से। अच्छा। और हम बहस कर रहे थे कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो दिमाग में कौन सा केमिकल रिलीज होता है, बजाय उसके कि जब आप कोई पॉडकास्ट देखते हैं और उसके साथ साथ आप कुछ सीखते भी हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आने वाले समय में क्या होगा, जैसे कंटेंट, फिल्म, पॉडकास्टिंग? मतलब मुझे लगता है कि वो काफी हद तक एआई से बनाया जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, रियल टाइम फिल्में और वीडियो गेम्स, तो आगे चलकर रियल टाइम वीडियो बनाए जाएंगे। एक परेशान इंसान की हर छोटी छोटी बात जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो कि एआई से, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ना, जैसे एआई कि एक परेशान इंसान को बखूबी दर्शा सकता है।
मतलब XAI और बाकी लोग जो AI बना रहे हैं वो काफी प्रभावशाली है। हम डेटा देख रहे थे कि कौन सा उद्योग सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, और खासकर जब देखा कि फिल्में देखने में जितना टाइम गुजारा जाता है या फिर सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर समय गुजारा जाता है, ऐसा लगता है कि उसके मुकाबले लाइव कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसी हाँ, जगह तो जाकर दरअसल मुझे लगता है कि लाइव कार्यक्रम ज, ज, जब डिजिटल मीडिया हर जगह हो और आपको सब कुछ डिजिटल रूप में उपलब्ध हो, क- खासकर मुफ्त में या लगभग मुफ्त में, तब लाइव कार्यक्रमों की कमी होगी। हाँ, हाँ क्या आपको लगता है कि उनकी कीमतें बढ़ेंगी? हाँ, मुझे लगता है। ये निवेश के लिए अच्छा उद्योग है? हाँ, किसी भी डिजिटल चीज के मुकाबले उसकी ज्यादा कमी होगी। अगर एलोन आप स्टॉक्स में निवेश करते और क्या आप मतलब? कोई ऐसी कंपनी खरीदे जो आपकी खुद की नहीं है, और आज के मार्केट के भाव पर मुनाफा कमाने के लिए और ना ही परोपकार के भाव से जिससे दुनिया का भला हो, तो आप कौन सी खरीदते? अम, मैं स्टॉक्स में निवेश नहीं करता। मैं निवेश करता हूँ। मैं निवेश करने के लिए चीजें नहीं तलाशता। मतलब मैं चीजें बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने जो कंपनीज बनाई है उसके स्टॉक हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि मुझे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है। अम, तो मुझे लगता है कि AI और रोबोटिक्स बहुत ही अहम होंगे। तो शायद AI और रोबोटिक्स में निवेश करूंगा, जो 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 मेरा खुद का नहीं है। अम, मुझे लगता है कि आगे चलकर गूगल काफी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने AI को उन्नत बनाने का काम शुरू कर दिया है, और इस समय एनवीडिया भी एक है। अम, इस बात को लेकर चर्चा है कि जो कंपनियां AI और रोबोटिक्स का या अंतरिक्ष यात्रा का काम करती है, आगे चलकर उनका एक बड़ा हिस्सा होगा, लगभग पूरा हिस्सा होगा। तो AI और रोबोटिक्स से सामान और सेवाओं का उत्पादन इतना ज्यादा है कि उसके आगे सब कुछ छोटा नजर आएगा। दुनिया ऐसी दिशा में बढ़ती नजर आ रही है जहां सब डेविड से प्यार और गोलायत से नफरत करते हैं। क्यों? आ, मतलब हाँ। उसी के माथे पर पत्थर फेंका गया था। हाँ, सच कहूं तो वो एक बहुत ही बड़ी गलती थी। आपको या तो पूरा कवच पहनना चाहिए था और अपने पास कोई मिसाइल हथियार रखना चाहिए था। वरना आपका विरोधी दूर रहकर ही आप पर हमला करेगा। दूर रहकर हमला करो, मतलब आप बिना सुरक्षा के भी फर्क नहीं पड़ता, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इतने इतने लोगों में जैसे आपको भी इस बात का खतरा है कि लोग आपको गोलायत समझे, खासकर अच्छा, उस सप्ताह के बाद। उम्मीद है कोई मुझे पत्थर न मारे बस। खास मतलब करके देखो, मैं वहां ज्यादा हथियार लेकर रेगिस्तान में नहीं घूमने वाला। बहुत गर्मी है। हाँ। पिछले सप्ताह के बाद। हाँ। हाँ। पता है, जब मैं पुराने जमाने के लोगों के बारे में सोचता हूं, जब आपको इतने सारे कवच के साथ युद्ध में जाना हो, मतलब मान लीजिए कि ये गर्मियों में, मेरा मतलब कवच में कितनी गर्मी होगी, ऐसी स्थिति में मैं मरना पसंद करूंगा। मतलब इतनी गर्मी में ये कवच कौन पहनेगा और क्यों ही पहनेगा? इससे अच्छा मैं मर जाऊं। इसलिए रोम की सेना स्कर्ट पहनती थी ताकि उन्हें हाँ। वहां कुछ हवा मिल सके। तो मान लीजिए कि आपको बाथरूम जाना है और आप कवच में हैं।
मेरा मतलब ये बहुत मुश्किल होगा, है ना? इसलिए रोम की जीना स्कर्ट पहनती थी ताकि कम से कम बाथरूम जाना हो तो आरामदेह हो जाए। आप अक्सर मजाक करते हैं। मैं अपने तरीके से रहता हूं। हाँ, मुझे मजाक पसंद है। लोग कह सकते मजाक हैं कानून के दायरे में आना चाहिए, क्या लगता है? इसे लेकर विवाद है। एआई एआई के लिए कॉमेडी करना मुश्किल होगा, आपको क्या लगता है? ग्रॉक काफी मजेदार है। हम्म हाँ। पता है मुझे क्या लगता था, कह सकते हैं कि ये बस मेरा एक अनुमान है। जब मैं आपको एक्स पर और अपने इंटरव्यूज में मजाक करते देखता हूँ, तो मुझे लगा शायद इलॉन ने अलग से कोई मॉडल तैयार किया है और वो कॉमेडी परख रहे हैं, क्योंकि जिस दिन वो सफल हो गए मतलब वो कामयाब हो गए। हाँ, एआई काफी मजेदार हो सकता है। अगर ग्रॉक को अश्लील कॉमेडी करने कहें तो वो काफी अच्छे से कर लेगा। अगर आप और अश्लील करने को कहें तो वो रुकने का नाम नहीं लेगा। वो बहुत ही गंदी, मान लीजिए कि ग्रॉक को खुद पर अश्लील कॉमेडी करने कहें तो वो बहुत ही गंदी कॉमेडी करेगा। आपको किस तरह की कॉमेडी पसंद है? मुझे शायद बेतुका मजाक पसंद है। हाँ, कॉमेडी की हमेशा से एक जगह जैसे रही मोंटी है। पाइथन या ऐसा कुछ। कॉमेडी की हमेशा से ही समाज में एक जगह रही है, जहां एक मस्खरे की हर राज्य में एक खास जगह थी, क्योंकि वो बातों को ऐसे मजाक में कहते थे जिसे आप ऐसे ही नहीं कह सकते थे। हाँ, शायद और मजाकिया होने चाहिए। हाँ, तो क्या आप वही कोशिश करते हैं जब आप मजाक करते हैं? कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो आप वैसे ही नहीं कह पाते? मुझे बस मजाक पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी पसंद है, काफी मजेदार है, लोगों को हंसना चाहिए। कभी कभी हंसना अच्छी बात है ना? हाँ, ऐसा ऐसा समाज नहीं चाहिए जिसमें मजाक ना हो। हम नीरस हो जाएंगे। जब आ, नीरस। जब आपके साथ कोई दोस्त होता है इलॉन, किसका, मेरा? अ, आप कह रहे हैं मेरा हाँ दोस्त है? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तब आप कैसे होते हैं? मतलब मुझे पता है कि सच में काश मेरे दोस्त होते। नहीं, असल में है। हाँ मतलब मुझे लगता है। उम्मीद करता हूँ। हाँ, हाँ बिल्कुल। हम खूब हंसते हैं। हाँ, तब क्या होता है? मतलब होता है ना, हर ग्रुप की अलग बात होती है। हम शब्द बोलते हैं। कभी कभी खाना खाते हैं। कभी कभी हम पूल में तैरते हैं। वही आम चीज है। आप दोस्तों के साथ एक हद तक ही कुछ करने को तैयार होंगे। बातें। इस दुनिया की चर्चा हाँ। और नेचर की चर्चा करते हैं। जज्बाती तौर पर आपको दोस्ती से क्या मिलता है? मुझे नहीं पता, वही जो किसी और को दोस्ती से मिलती होगी। आप औरों के साथ एक जज्बाती रिश्ता रखना चाहते हैं। और आप चाहते हैं आप अलग अलग विषयों पर बातें करें। हाँ, मैं आमतौर पर कई अलग अलग विषयों पर बातें, दुनिया के तरीकों के बारे में, मतलब काफी काफी दार्शनिक बातें। हालांकि हमने तय किया है कि हमें पार्टियों में एआई या सिमुलेशन या इन चीजों पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको कभी पता कभी उससे मूड बिगड़ भी जाता है। तो मुझे याद नहीं है कौन था, एरिस्टोटल या प्लेटो। इज्जत और आपसी प्रशंसा के आधार पर उनका दोस्त चुनने का एक अलग ही तरीका था, लेकिन लोग ऐसे दोस्त नहीं चुनते। जैसे मैं भी, मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों को अपना दोस्त चुनता हूँ जिनकी बातें और उनकी सोच मुझसे मेल खाए। हाँ। मैं ऐसे
अलग इंसान को अपना दोस्त नहीं चुनूंगा जिसकी सोच मुझसे ना मिलती हो, क्योंकि फिर मैं तंग आ जाऊंगा, उससे बात हाँ, करने में मजा नहीं पक्का, आएगा। बिल्कुल। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप ऐसे लोगों को दोस्त बनाते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, या फिर विपरीत सोच रखने वाले पसंद है आपको? मतलब देखो, मैं वैसा नहीं हूं कि मैं friendhunter.com पर जाकर मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अम, मतलब मुझे लगता है कि वो एक तरह से वही लोग होते हैं जिनसे आप जज्बाती तौर पर जुड़ पाते हैं और जिनसे सोच मिलती है। और हाँ, और अम, मुझे लगता है कि एक दोस्त वही है जो शायद मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे। जो दोस्त काम आए वही असली दोस्त है। अगर अगर आपके हालात अच्छे ना हो और तब भी कोई आपका साथ दे तो वही दोस्त है। और अगर कोई कोई आपका साथ ना दे, या फिर अगर कोई बस मतलब सिर्फ अच्छे वक्त में खड़े रहने वाले दोस्त बेकार है, वो सच्चे दोस्त नहीं है। तो अच्छे हालात में तो सब आपको पसंद करेंगे, लेकिन मुश्किल हालात में कौन खड़ा रहता है? लेकिन वही इतनी दोस्त है। कामयाबी के बाद भी क्या आपको इससे फर्क पड़ेगा? मतलब निर्भर करता है। उस चीज को मतलब लेकर? सिर्फ हालात की बात नहीं है। ऐसा है कि हाँ, एक तरह का लोकप्रियता बढ़ती घटती रहती है। ये दिलचस्प है। क्या ये संतुलन सिर्फ कामयाबी के पैमाने पर निर्भर करता है, या फिर सत्ता से निकटता का भी इस पर असर होता है? किस चीज का असर ज्यादा होता है? आ, मुझे नहीं पता कि ताकत क्या होती है, क्या करने की ताकत। मैं पारंपरिक तरीके से सोच रहा हूं, निर्वाचित ताकत। मतलब दर्जा। कितने गीगावाट या ऐसा कुछ? मतलब कितने वोल्ट्स का होगा? मतलब वोल्ट और एम्पियर की बात। तार को हाथ मत लगाओ। पावर आउटलेट में कांटा ना डालें। और अगर वैसा किया तो असली ताकत का पता चलेगा। ठीक है। बहुत ही स्वाभाविक बात होगी। हाँ। ज़्ज़। अ, मुझे पता है कि आपको नीत्जे और शोपेनहावर पसंद है, और हाँ, आपको मैंने किताबें पढ़ी है। मतलब हाँ, आपने कुछ बताया था बातें कि अच्छी लगती आपका हैं। बचपन अ, हाँ, जब मैं अपने अस्तित्व को लेकर संकट में था तब मैंने जिंदगी के मायने समझने की कोशिश की थी, और तब मैं शायद 12 या 13 साल का था। वो ताकत की इच्छा की बात करते हैं। हाँ। अ, नीत्शे ने बहुत सी विवादास्पद बातें कही थी, तो हाँ। वो एक तरह से वो एक हद तक थोड़ा ट्रोल करते थे। हाँ। क्या आप ट्रोल करते हैं? वो लोगों को भड़काने के लिए आपत्तिजनक बातें करते थे। उनका बड़ा दुखी जीवन था और वो जल्दी गुजर गए थे। सच में? हाँ। कौन कहता है उनका बड़ा दुखद जीवन था? शायद उनकी बहन, शायद वो उन्होंने उन्हें ये पसंद नहीं करती थी। नहीं, शायद वो बीमार होकर गुजरे थे, उन्हें कोई बीमारी हुई थी। कहते हैं कि सिफिलिस से ऐसा कुछ हुआ था। हाँ। पर ये बीमारी एक तरह से ही होती है। तो शायद उन्होंने थोड़े बहुत मजे भी किए होंगे। मुझे आपसे एक बात पूछना था। मिल्टन फ्रीडमैन पेंसिल की बात करते हैं। क्या? क्यों? वो पेंसिल्स की बात क्यों करते थे? नीचे और सिफिलिस के बाद ये कहना पड़ता है। मतलब मिल्टन फ्रीडमैन पेंसिल्स की बात क्यों करते थे? पेंसिल की बात लेकर फिर से बैठ गए। वो रुकता ही नहीं। सच में अगर मैंने एक और बार पेंसिल की बात सुन ली तो दिमाग खराब हो जाएगा। दिन भर बस पेंसिलों की बातें करते हैं। क्रेयॉन्स का जिक्र कभी नहीं किया। मुझे उनकी पेंसिल वाली बात में जो चीज दिलचस्प लगती है
हाँ, पेंसिल बनाना बहुत मुश्किल है। एक जगह जरा पर। सोचिए पेंसिल बनाने के लिए हाँ, क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, हाँ जैसे शीशा एक देश से आता है, हाँ, और लकड़ी दूसरे लकड़ियाँ देश अलग से जगह आती से है, आती रबर एक हैं, देश से बहुत आता कुछ है। होता है। आप हमेशा से टैरिफ्स के खिलाफ थे, लेकिन मतलब शायद आमतौर पर बिना शुल्क वाला व्यापार अच्छा होता है, हाँ। वो ज्यादा सफल होता है। टैरिफ से बाजार में गड़बड़ी पैदा होती है। और आमतौर पर आप किसी भी चीज के बारे में सोचिए, जैसे कि क्या आप चाहेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर आप में और बाकियों में टैरिफ हो? उससे जीवन में और मुश्किलें आएंगी। क्या आप चाहेंगे कि शहरों के बीच टैरिफ्स हो? नहीं, उससे और मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या आप चाहेंगे कि अमेरिका के हर राज्य के बीच में टैरिफ हो? नहीं, उससे अर्थव्यवस्था और बिगड़ जाएगी। तो फिर आप देशों के बीच में टैरिफ क्यों चाहते हैं? मैं सहमत हूं। आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि इसका क्या अंजाम होगा? टैरिफ का? या किस चीज का? हाँ। मतलब राष्ट्रपति ने कह दिया कि उन्हें टैरिफ्स पसंद है। मैंने उनकी सोच बदलने की कोशिश की, पर मैं नाकाम रहा। हाँ ओके। हाँ। कारोबार और राजनीति का आपसी रिश्ता, मैं इस बारे में किसी से बात कर रहा था और हम सोच रहे थे वो कौन सा आखिरी पिछले कुछ दशकों में ऐसे कितने बड़े सच में बड़े लाभदायक कारोबार रहे हैं जो राजनीतिक सहायता के बिना खड़े हुए हैं। और अच्छा, मुझे नहीं पता। शायद बहुत सारे, पता नहीं। हर चीज में हाँ। राजनीति नहीं चाहिए। हाँ। एक खास पैमाने पर पहुंच जाओ, राजनीति अपने आप आ जाएगी। हाँ। बड़े दुख की बात है। मैं पढ़ रहा था मैं माइकल एंजेलो की एक किताब पढ़ रहा था और द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल। मैं उसे सच कहूं बचपन तो में बहुत देखता था, मुझे बहुत पसंद था। काफी जबरदस्त हाँ, है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। माइकल हाँ, वो एंजेलो, काफी। लियोनार्डो, हाँ, राफाएल हाँ, और चौथा कौन था? डोनाटेलो। हाँ। हाँ, ये वो मूर्तिकार कलाकार के बारे में कह रहा हूं मैं। और जब वो डेविड की मूर्ति बना रहे थे, एक राजनेता उनके पास आता है और कहता है कि उनकी नाक बड़ी है। तो पता है माइकल एंजेलो ने मतलब क्या किया? संपूर्ण ताकत। तो माइकल एंजेलो ने अपने चबूतरे से काम करने का ढोंग किया और नीचे थोड़ी अच्छा। मिट्टी गिराई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बदला और उन्होंने कहा अच्छा हो गया, और वो राजनेता खुशी खुशी चला गया। क्या आप भी राजनेताओं को इसी तरह संभालते हैं? मैंने आमतौर पर देखा है कि जब मैं राजनीति से जुड़ता हूं तो अंजाम बुरा ही होता है। तो फिर मुझे लगता है शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये कम करना चाहिए। यही मेरा निर्णय है। ये सभी कारोबारियों पर लागू होती है? हाँ शायद, हाँ। अम, हाँ, मतलब राजनीति खून खराबे वाला खेल है। ऐसा है कि अगर आप राजनीति में घुसे तो वो आप पर हावी जरूर होंगे। इसीलिए जहां तक हो सके राजनीति से दूर रहना मुनासिब है। अगर आपने डोज से कुछ सीखा है तो वो एक चीज क्या है? वो एक बड़ा ही दिलचस्प अतिरिक्त काम था, क्योंकि मुझे सरकार के अंदरूनी कामकाज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और बहुत सी कुशलताएं रही हैं। मतलब कुछ तो बहुत ही मामूली कुशलताएं हैं, जैसे फेडरल खर्चों के लिए आवश्यक चीजें जोड़ना, कि हर खर्चे का एक तय सम्मेलन संबंधी खर्चा कोड होना चाहिए, और टिप्पणी लिखने की जगह पर कुछ ऐसा लिखें जो कुछ नहीं से ज्यादा हो। यह बदलाव जो बहुत ही छोटा लगता है, मुझे लगता है कि इससे हर साल 100 बिलियन या 200 बिलियन डॉलर्स तक बचत होगी। क्योंकि एक बड़ी संख्या वाले ऐसे खर्चे थे जो बाहर जा रहे थे, जिनका कोई सम्मेलन संबंधी खर्चा कोड नहीं था, और टिप्पणी वाली जगह खाली थी, जिसकी वजह से खर्चों का ऑडिट करना नामुमकिन हो जाता है। तो अगर आप कहें कि डिफेंस डिपार्टमेंट क्यों, अभी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम है, वो ऑडिट पास क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए कि जानकारी ही नहीं है। वहां पर दिक्कत यह कि ऑडिट पास करने के लिए जो जानकारी चाहिए वो है ही नहीं। इसलिए डोज में कुछ कुछ बातें बहुत ही साधारण बुद्धि की थी। ऐसी बातें जो किसी संस्था के लिए आम होती है, जो आर्थिक जिम्मेदारी को अहमियत देती है। मूल रूप से वही किया गया था। और वैसे वो काम अभी भी चल रहा है।
डोज का काम अब भी चल रहा है। पर ऐसा है कि जब आप धोखाधड़ी और बेकार के खर्चों पर रोक लगाते हैं, धोखा करने वाले उस चीज को स्वीकार नहीं करते। वो दरअसल इस तरह बकवास करने लगते हैं कि आप जरूरतमंद लोगों के जरूरी खर्चे रोक रहे हैं। पर असल में ऐसा नहीं है। अक्सर लोग हमसे कहते हैं, ओ आपको ये चीज इस काम के लिए भेजनी होगी। वो कहेंगे कि ये अफ्रीका के बच्चों के लिए है। तो फिर पैसे भेजने के निर्देश वॉशिंगटन डीसी में डेलॉयट एंड टूश के लिए क्यों है? क्योंकि वो अफ्रीकन नहीं है। तो हमारी बात अफ्रीका में उन लोगों से करवाओ जिन्हें पैसा भेजा जा रहा है। और फिर वो चुप हो जाते हैं। अच्छा, ओके, हमें बस उनसे बात करनी है जिन्हें ये पैसा भेजा जा रहा है, बस। तो फिर वो कहते हैं कि अरे नहीं, किसी वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं। हम तब तक पैसा नहीं भेजेंगे जब तक हमारी बात उनसे ना हो जिन्हें ये पैसा भेजा जा रहा है। पर वो तो धोखेबाज लोग जरूर बहुत ही हमदर्दी वाला तर्क अपनाएंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें धोखाधड़ी के लिए पैसा चाहिए। जाहिर है वो ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। वो हमदर्दी लगने वाले तर्क बताने की कोशिश करेंगे जो कि झूठ है। वो एक एनजीओ खोलेंगे और फिर हाँ, वो और उसके लिए एनजीओ फंड्स। उसका नाम होगा बेबी पांडा को बचाओ एनजीओ। फिर लगेगा कि पांडा को कौन नहीं बचाना चाहेगा, वो बड़े प्यारे होते हैं। फिर पता चलेगा कि यहाँ पांडा को नहीं बचाया जा रहा है, ये तो बस ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो ये वास्तव में भ्रष्टाचार है। और आप कहते हैं तो आप हमें पांडा की तस्वीर भेज सकते हैं क्या? तो कहेंगे नहीं। तो हमें कैसे पता कि पांडा के लिए है? सही कहा। तो मैं यही कह रहा हूँ। तो परोपकार के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि हमें मतलब मैं मानवता के प्रति प्यार के हक में हूं, और मुझे लगता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरे इंसानों की मदद हो। पर वो बहुत मुश्किल है। अगर आप अच्छाई की असलियत की परवाह करते हैं, न सिर्फ उसकी समझ की, तो भले काम के लिए पैसा देना बहुत मुश्किल है। तो हाँ, मेरी एक बड़ी संस्था है, लेकिन मैं अपना नाम उससे नहीं जोड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना नाम किसी भी चीज से जोड़ूं। लेकिन अपनी बड़ी संस्था को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस तरह से पैसे बांटूं जिससे वाकई में लोगों का भला हो। अच्छाई का दिखावा करने के लिए पैसा देना बड़ा आसान है, अच्छाई की वास्तविकता के लिए पैसा देना बहुत मुश्किल है। काफी समय तक यूएस में बहुत से अप्रवासी थे। वास्तव में कई बुद्धिमान लोग देश में आए। हाँ, यहाँ इंडिया में हमने उसे ब्रेन ड्रेन का नाम दिया। हाँ। पश्चिमी कंपनियों के सीईओज जो मूल रूप से भारतीय हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि अमेरिका को वहां गए प्रतिभाशाली भारतीयों से काफी फायदा हुआ। लेकिन अब जाहिर है। इसमें बदलाव आ रहा है। हाँ, मतलब हाँ, अमेरिका भारत के टैलेंट का बहुत फायदा उठा रहा है। हाँ, तो फिर हाल ही में इस नजरिए में बदलाव क्यों आया है? और एक हद तक अमेरिका इमिग्रेशन के खिलाफ क्यों हो गया है? मतलब कुछ दिन पहले मैं इमिग्रेशन से गुजर रहा था और मुझे डर था कि वो मुझे रोकेंगे। मुझे लगता है कि इस बारे में लोग अलग अलग सोचते हैं, सब एक जैसा नहीं सोचते। लेकिन बाइडेन के प्रशासन के दौरान सबको आने की खुली छूट थी। सीमा पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो अगर आपका सीमा पर नियंत्रण ना हो तो फिर आपका देश देश नहीं है। तो बाइडेन के प्रशासन के दौरान भारी संख्या में गैरकानूनी अप्रवासी घुस आए थे, और उसका चुनाव पर सच कहूं तो एक बहुत बुरा असर भी हुआ। तो अगर गैरकानूनी रूप से यूएस आने का और सरकार के सभी फायदा उठाने का भारी मात्रा में आर्थिक प्रोत्साहन हो, तो फिर होगा ये कि यूएस में आने वाले लोगों पर कोई रोक नहीं रह जाएगी। ये प्रोत्साहन देने का एक तरीका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं था। सीमा पर नियंत्रण होना जरूरी है, ऐसा ना करना बहुत अजीब बात है। फिर वो लेफ्ट विंग वाले चाहते हैं कि सीमा पर कोई रोक ना हो और किसी को रोका ना जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्थिति क्या है, वो अपराधी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर राइट विंग वालों की ये सोच है कि किसी वजह से दूसरे देशों से प्रतिभाशाली लोग आकर उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। पता नहीं ये किस हद तक सच है।
मेरा नजरिया यही बताता है कि प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी होती है। इसलिए मेरे नजरिए से मुझे लगता है इन मुश्किल काम के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए और प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना अच्छा है। पर मुझे लगता है कि कुछ कंपनियां वो खर्चे की बात कर रही है, जहां अगर वो ऐसे किसी को काम पर रखते हैं जिसे एक अमेरिकन नागरिक के मुकाबले में काफी कम कीमत पर रखा जा सकता है, तो फिर ऐसी दूसरी कंपनियां खर्चा बचाने के लिए लोगों को काम पर रखेंगी। पर मेरी कंपनियों में बात यह है कि हम दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम औसत से कई ज्यादा तनख्वाह देते हैं। तो पता नहीं, मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं है, पर बहुत से लोग यही शिकायत करते रहते हैं। मुझे लगता है कि H1B प्रोग्राम का कुछ हद तक बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। वो बिल्कुल ये कहना सही होगा कि आउटसोर्स करने वाली कुछ कंपनियों ने H1B के बारे में कुछ हेर फेर किया है और हमें इस व्यवस्था में हेर फेर को रोकना होगा। लेकिन मेरी ये सोच बिल्कुल नहीं है कि हमें H1B प्रोग्राम एकदम बंद कर देना चाहिए। राइट विंग वालों को ऐसा लगता है। शायद उन्हें यह नहीं पता कि ऐसा करना बहुत बुरा होगा। अगर आप मेरे देश इंडिया के लोगों से कुछ कहते, युवा व्यवसायी जो कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, हाँ। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है मैं हर उस इंसान को बहुत पसंद करता हूं जो कुछ बनाना चाहता है। तो जो कोई भी चाहता है कि अपने खर्चों से बढ़कर कमाई करें, तो मैं उसकी इज्जत करता हूं। तो इसी बात को लक्ष्य मानकर चलो, अपने खर्चों से बढ़कर कमाई करो। मेरा मतलब है कि समाज को अपना योगदान दो। और ये एक तरह से खुशी को तलाशना है। अगर आप आर्थिक रूप से कोई महत्वपूर्ण चीज बनाना चाहते हैं तो आप उसके पीछे नहीं जाते। महत्वपूर्ण सामान और सेवाएं देने की कोशिश करना ज्यादा सही है। और अगर आप ऐसा करें तो पैसा खुद ब खुद आएगा, बजाय इसके कि आपको पैसों के पीछे भागना पड़े। जैसा आप सीधा खुशी हासिल नहीं कर सकते, आप उन चीजों को हासिल कीजिए जिनसे खुशी मिले, पर सीधे सीधे खुशी हासिल नहीं की जा सकती। आप वैसा कुछ करते हैं जैसे कोई काम जिससे आपको तसल्ली मिले, या फिर पढ़ाई या दोस्त, चाहने वाले, उन सब की वजह से आपको खुशी मिलती है। तो ये जाहिर सी बात है, लगती है कि अगर कोई एक कंपनी चलाने की कोशिश कर रहा है तो उसे कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सिवाय इसके कि नाकाम होने की थोड़ी बहुत संभावना होती है। ध्यान दे कि जो डाला उसके मुकाबले में जो बनकर तैयार हुआ है वो ज्यादा कीमती है। क्या आप कुछ महत्वपूर्ण बना सकते हैं? यही मायने रखता है। जितना आप लेते हैं उससे कहीं ज्यादा करें। मुझे लगता है यह खत्म करने का अच्छा तरीका है। लॉरेन खत्म करने को कह रही है। अच्छा। और इस खास मौके पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे दोस्त मनोज, जो IGF में है। वो भारतीयों को जो यहाँ मौजूद हैं, आप जैसे लोगों से जुड़ने का बेहतरीन अवसर देते हैं, ताकि वो अन्य चीज़ों के अलावा एक दूसरे को समझ सके और दोस्त बन सके, ताकि भविष्य में हम साथ काम कर सकें। इसलिए शुक्रिया मनोज इसका आयोजन करने के लिए, और शुक्रिया IGF, और शुक्रिया इलॉन हमें समय देने के लिए। कोई बात नहीं। आपको मजा आया या फिर बोरिंग था? काफी दिलचस्प बातें हुई। कभी कभी लोग इन जवाबों का अलग मतलब निकालते हैं, पर हमारी बीच अच्छी बातचीत हुई।